अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और मैं हूं सिद्रा इकबाल। यकीनन एक नया दिन, एक नई सुबह और एक नया हफ्ता। मंडे को यूजुअली लोग कह रहे होते हैं कि जी हमें मंडे ब्लूज़ हो रहे हैं, लेकिन अगर आप वाकई अपनी ज़िंदगी से, अपने काम से और हर लम्हे से मोहब्बत करते हैं तो आपके लिए यकीनन ये मुश्किल नहीं होगा। पता नहीं मेरी जिब आज आसमान पर चढ़ी हुई है तो मुझे भी ऐसा लग रहा है मुझे ऊपर ऊपर देखना चाहिए। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं आज एक ज़बरदस्त नई शुरुआत की और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए भी एक नई शुरुआत है और ये क्या मामला है ये हम प्रोग्राम में आपको बताएंगे। लेकिन एक कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती थी, क्योंकि हमें लगता है कि ज़िंदगी एक जंग है और हर वक्त हम इस जंग के लिए ना अपनी बख्तरबंद गाड़ी में अपने तमाम असलहे से लेस होकर हमें आगे बढ़ते रहना है। सुबह सुबह अगर आप लोगों को काम पे जाता हुआ देखें या ऑफिस या स्कूल जाता हुआ देखें, आपको ये लगेगा कि उनके जहन में ये ऑलरेडी बात आ गई है कि ये दिन बड़ा मुश्किल है, इसमें बड़ी कॉम्प्लिकेशंस आने वाली हैं। तो जिस तरह हम नमाज से पहले नियत बांधते हैं ना, हमने उस दिन की नियत ही ये कर ली है कि आज बड़ा मुश्किल दिन है और इस मुश्किल से बस अल्लाह मियां किसी तरह हमें निकाल दे। ये तवक्कल करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुश्किल को पहले ही अस्यूम कर देना आपके काम को ज़रूरत से ज़्यादा मुश्किल बनाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक काम एंड पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड में हों। अगर हम देखते हैं सुबह सुबह लोग मेडिटेट करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, अपने अपने तरीके से अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश करते हैं। एंड फिर ऑफ कोर्स एक अच्छा नाश्ता, अगर आपका पेट भरा हुआ है, आपकी दिन की शुरुआत सही तरीके से हुई है, वो तमाम न्यूट्रिएंट्स जो आपकी ये मशीन, ये बॉडी मांगती है आपके पास हैं, तो यकीनन चीज़ें और आसान होती जाएंगी। लेकिन जिस कॉन्सेप्ट की मैं आपसे बात कर रही थी वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और ये एक संस्कृत के वर्ड से मैंने इसको देखा कि हम अक्सर बात करते हैं एक बैटल को जीतने की, यानी हमारी ज़िंदगी में अगर कोई जंग है हम उसको जीतना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हम लड़ाई करने के लिए भी तैयार हैं। कितना ही मज़ा आए कि अगर हम बग़ैर लड़े चीज़ों को जीत जाएं, बग़ैर एफ़र्ट किए। अब ये एक बड़ी यूनिक बात लोगों को लगती है, क्योंकि हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी फल को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत मशक्क़त की ज़रूरत है और मेहनत का फल मीठा होता है। मेहनत यकीनन आपको करनी चाहिए, अपने काम से इंसाफ भी करना चाहिए, लेकिन आप बग़ैर लड़े भी जीत सकते हैं। यानी जिस तरह लोग कहते हैं ना, चीख चिल्ला करने से आपकी अपनी वक़्त, आपकी अपनी बात कमज़ोर पड़ जाती है। लोगों को आपकी खामोशी से एक तरह से डर लगना चाहिए, बिकॉज़ आप बहुत कुछ बात अगर करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप उनसे लड़ने के लिए तैयार हैं। जब आप अग्रेसिवली आगे बढ़ते हैं तो अगला भी डिफेंसिव हो जाता है। तो ज़रूरी ये है कि अगर चीज़ों को सुलझने का मौका दिया जाए, जब तक आप एक प्रॉब्लम वाइब्रेशन में हैं, जब तक आप ये समझ रहे हैं कि ज़िंदगी एक मुश्किल है, एक जंग है, तो शायद उसका सोल्यूशन निकालना आसान नहीं है। अब इसी चीज़ को अगर हम अप्लाई करते हैं जनाब गवर्नमेंट सेक्टर पे या पब्लिक सेक्टर में, बहुत बात की जाती है कि जी यहाँ का सिस्टम ही ख़राब है, इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती। द रीज़न फॉर दैट इज़ क्योंकि हमने सिस्टम को बांध दिया है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छी भी हैं, लेकिन जब आप उसको एक इतना मुश्किल अमर बना दें कि हमें ऐसा लगने लगे कि हम एक एग्जीक्यूटिव पैरालिसिस में चले गए। यहाँ हर शख्स कोई डिसीजन लेते हुए घबराए, कोई नई चीज़ करते हुए घबराए। एक तो नंबर वन, लोग चेंज को रेजिस्ट करेंगे और सेकेंडली कल क्या पता ये आफत बन के मेरे ही गले में लग जाए। तो ये जो चीज़ें हैं ये लोगों को कोई भी नया काम करने से रोकती हैं या हमें इंक्लाइन कर देती हैं एक जंग की तरफ। आपसी तसादुम से हम कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे और ये चीज़ आप किसी भी लेवल पे देख ले। एक घर में अगर आप लड़ पड़े हैं तो लोगों को आप कन्विंस नहीं कर सकते। थोड़े अरसे के लिए शायद कोई इमोशनली ब्लैकमेल तो हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी बात कभी नहीं मानेगा। और यही सूरत हाल आपके स्कूल में, आपके दफ्तर में, आपके काम में और लार्जर ज़िंदगी में भी होती है। लोगों को अपना हामी बनाना सीखिए, ना सिर्फ ये कि आप उनसे तसादुम में लग जाए। ये एक बहुत ही आज गुर की बात थी जो मुझे लगा कि ये सुबह सुबह की मेरी थॉट थी आपसे ज़रूर शेयर करूँ। और अब जनाब जो हमने कहा था कि आज सेलिब्रेशन का भी दिन है, हम छोटी छोटी अचीवमेंट्स को, बल्कि इस अचीवमेंट के बारे में तो कहना चाहिए बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स को अगर एक्नॉलेज नहीं करेंगे तो मेरे नज़दीक एक तरह से नाशुक्री है। तो आज की जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि पाकिस्तान में कारोबार करना कितना आसान है। लोग जो कारोबार कर रहे हैं वो तो कहेंगे जी बड़ा मुश्किल है, लेकिन क्योंकि हम अपनी ही कारोबारी ज़िंदगी में फंसे हुए होते हैं। अगर आप इस रीजन का एक मैक्रो शॉट लें और आप ये देखें कि हमारे इर्द गिर्द के ममालिक क्या कर रहे हैं, क्या उनके भी और हमारे भी चैलेंजेस एक जैसे हैं, सांझे हैं और उन्होंने उसको कैसे टैकल किया है, तो आप ये देखेंगे कि मई 2018 में शाया होने वाली वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट
ये बताती है कि पाकिस्तान ने पहली दफ़ा इन अ लॉन्ग टाइम 10 साल के अरसे में हमारे यहाँ कारोबार करने की जो आसानी है, अगर पूरी दुनिया के नक्शे को देखा जाए, दूसरे ममालिक को कंपेयर किया जाए, उसमें बहुत बेहतरी आई है। यू विल बी हैप्पी टू नो कि इस लिस्ट में, जो कि 190 ममालिक की लिस्ट होती है, पाकिस्तान जंप अप करके 136वें नंबर पे चला गया है। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि हमने 1 नहीं 2 नहीं पूरे 11 स्पॉट्स की छलांग ऊपर लगाई है। तो आई थिंक दिस इज वर्थ सेलिब्रेटिंग। ये क्यों कर मुमकिन हुआ, क्या ऐसे हालात हमारे बदले? हम ये तो जानते हैं कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, लोग रिस्क टेकर्स भी हैं, हमारे सरमायादार, हमारे कारोबारी लोग, और ऑल द वे डाउन टू द ग्रास रूट लेवल लोगों में डर्ट है, लोगों में हंगर है और वो आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन क्या कुछ हुआ कि एक अच्छा तालमेल बैठा पॉलिसी मेकर्स का, ओवरऑल हालात का, जो पाकिस्तान की फेवर में गया। इस पे बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद होंगे द साबिक चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ पाकिस्तान, और आने वाले दिनों में भी हम जैसे देख रहे हैं कि बेहतरी की गुंजाइश है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दौरा चाइना बहुत कामयाब रहा। ये सब और बहुत कुछ और आज के आज पाकिस्तान में। सो स्टे विद अस, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड विल बी बैक विद आवर गेस्ट। एंड वेलकम बैक। अच्छी चीज़ें, अच्छी खबर सेलिब्रेट करने से ना सिर्फ आप एक शुक्रगुजारी के मोड में आ जाते हैं, बल्कि अल्लाह ताला उसमें और बरकत डालता है। आज हम पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, यानी वर्ल्ड बैंक की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक हमारे यहाँ कारोबार करने की जो आसानी है वो बहुत बेहतर हो गई है। एक दिहाई के बाद, यानी तकरीबन 10 सालों के बाद हमने देखा है कि वी हैव जम्प्ड अप, नॉट 1 नॉट 2 बट मेनी स्पॉट्स। 11 नंबर हम ऊपर चले गए हैं। ये 190 ममालिक की लिस्ट होती है, जिसमें पाकिस्तान का नंबर 136वां है। और आज हमारे साथ इसी चीज़ को, इसी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए साबिक चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान मौजूद हैं, जनाब नईम ज़मींदार। और उनका ये भी ख्वाब है, जो मुझे बहुत खूबसूरत उनकी बात लगी, कि इसको कंग्रेचुलेट करते हुए कि ये मोमेंटम बनाए रखना है और इंशाल्लाह अगले 4 या 5 सालों में पाकिस्तान को वो टॉप 50 ममालिक में देखते हैं, जहाँ पे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस सबसे ज़्यादा अच्छा हो, ताकि हम फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट भी कर सकें। ये एक ख्वाब है, इस ख्वाब को हकीकत कैसे बनाएं, आज इस पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नईम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम एंड इट्स सच अ प्लेजर। आपको मैं लोगों को अक्सर बताती हूँ कि देयर आर वेरी फ्यू पीपल आई लुक अप टू फॉर द रीज़न दैट दे आर सो काम। मैंने आपको, चाहे कोई भी सियासी बहरान हो, कभी भी मुल्क के पोटेंशियल या मुल्क यानी इदारे की बुराई करते हुए नहीं देखा। कभी ये नहीं देखा कि भाई आप क्वेश्चन करें कि भाई सिद्रा मुश्किलात इतनी है इसलिए सॉल्व नहीं हो सकता। यू हैड अ वेरी शॉर्ट स्टंट एज द चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, बट नाउ वीड लाइक टू टॉक अबाउट दिस मेजर अचीवमेंट दैट हैज़ कम अराउंड। कैसे देखते हैं इसको, ये कैसे हुआ मुमकिन? देखिए, पहली बात ये है कि हर चीज़, कोई बड़ी चीज़ करने जाए, आपको पहले इरादा आपका क्लियर होना चाहिए, और इरादा की क्यों करना चाहते हैं, राइट? जब क्यों मजबूत होता है, फिर रास्ते निकल आते हैं, फिर आपके पास वो ताकत आती है, और उसको कमिट करते हैं। क्यों इज वही आपका, यू नो, द व्हाई बहुत ज़रूरी है। तो मैं बिजनेसमैन खुद था, राइट? और मैंने अपनी कंपनियां शुरू की है, और मुश्किलात देखी, कितनी मुश्किलात थी कि एक नया बिजनेस कारोबार शुरू करने में। पाकिस्तान बहुत मुश्किल इलाका है, ठीक है? और मैं सक्सीड भी हुए हूँ, फेल भी हुए हूँ, और इसलिए मुझे एहसास था, क्लियर एहसास था, जब तक हम अपने मुल्क में कारोबार करना आसान नहीं करेंगे तो कारोबार ग्रो नहीं करेंगे। स्पेशली जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज है, जो मुल्क की इंजन होती है, राइट, ग्रोथ की, जो नई इनोवेशन लाती है, राइट, वो चेंज एजेंट्स होते हैं। जब तक उनको इनेबल नहीं किया जाएगा, उनके लिए आसानी किया जाएगा, तो लोग फिर वही ऐसे ही लोग घुसेंगे जो शॉर्टकट करना चाहते हैं, जो ट्रेड करना चाहते हैं, जो एक छोटा फिक्स देखते हैं। लेकिन नहीं, जो मुश्किलात हैं बिजनेस करने में, वो तो प्लेथोरा है ना। यानी लोग कहते हैं कि जी सिक्योरिटी का मसला, एक ज़माने में 10 साल पहले तक हम सुनते थे कि जी बिजली ही नहीं है तो कैसा हम इंडस्ट्री लगा सकते हैं या कोई कॉटेज फैक्ट्री लगा सकते हैं। फिर किसी ने कहा कि जी आइडिया मेरे पास बहुत अच्छा है, मुझे सरमाया नहीं मिलता, तो एक्सेस टू कैपिटल का मसला था। हम जो ये 11 पॉइंट्स ऊपर गए हैं, 11 रैंकिंग्स ऊपर गए हैं, हमने ऐसा क्या किया कि अब कारोबार करना बेहतर है या आसान है पाकिस्तान में? बड़ा अच्छा सवाल है। हमने क्या किया, पहले तो इरादा तय कर लिया। प्राइम मिनिस्टर उस जमाने में, मैं आया था शायद खखान अब्बासी के जमाने में, उसने मुझे इसी मैंडेट दे के बोला कि यार तुम कोई तब्दीली लाओ। मैंने कहा एक चीज़ पे फोकस करते, इस पर तब्दीली लाते, और पूरी टीम हम सब मिल के काम किया।
सबसे पहली बात है पाकिस्तान में आपको लोगों को साथ चलाना पड़ता है। सही। आप देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, अलग अलग प्रोविंसेस है, आप उनको डंडा देके नहीं चला सकते, ठीक है। आपको प्यार मोहब्बत से उनको एक कॉमन ग्राउंड पे लाना होता है, कॉमन पर्पस से लाना होता है। लोग पाकिस्तान में अच्छे हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी में बहुत ज़हीन लोग भी है और उनकी नीयत अच्छी है, लेकिन उनको वो एनवायरनमेंट नहीं दिया जाता जिसमें वो रिकग्नाइज हो और उनकी काबिलियत आगे आए। शुरू में जैसे हम एग्जीक्यूटिव पैरालिसिस की बात कर रहे थे कि ना इतना खौफ, इतना डर कि कोई भी फैसला लेने से मैं घबराऊं। और दूसरी बात इतना डॉन्टिंग लगता है, इतना बड़ा काम लगता है कि यार मैं 147 मतलब इतने पीछे थे कि हम अब सोच भी नहीं सकते, 10 साल से डिक्लाइन हो रहा है, मतलब ये कोई फायदा नहीं है। हाँ। आपको उनको यकीन देना पड़ता है हम कर सकते हैं और मिल के करेंगे। और वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए आप क्या करते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं कि उनको मसल्स बिल्ड हो। तो अगर हम देखें नहीं सर, जैसे आपने कहा कि 10 साल में हम पीछे ही धकेला जा रहा था या हम एक जगह आके अटक गए थे, तो लोग तो ये भी कहते हैं कि पिछले 5 सालों में सबसे कम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आई। तो किस तरह लोगों के लिए बिजनेस करना आसान हुआ? क्या ये लोकल इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ा कि उसने नए कारोबार शुरू किए, या हमने स्मॉल एंड मीडियम साइज को सरमाया देना शुरू किया? ये क्या चीज़ वर्ल्ड बैंक ने देखी जिस पे उसने कहा कि नहीं अब ये सही ट्रैक पे है? देखिए ये लीडिंग इंडिकेटर है, ठीक ना। आप ये इसको सुधारेंगे तो फिर इन्वेस्टमेंट बाद में आएगी, ठीक है। टाइम लगता है और हम अभी भी बहुत पीछे है, ठीक है। 136 बड़ी मिजरेबल जगह है। इंडिया ने पिछले 4 साल में 66 प्लेसेस इंप्रूव किए। उनका भी 4 साल में, 4 साल, पहला साल कम था, फिर मोमेंटम बिल्ड किया। उनके प्राइम मिनिस्टर ने एक डिसीजन लिया कि ये करना जरूरी है। तो मेरा काम ये था कि इसको लोगों को एहसास दिलाना कि ये बहुत जरूरी है। आप इंडिया में देखें इतनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, अभी लोकल लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाहर से आ रही है, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ 8% से ज्यादा है, राइट। हम भी वो कर सकते हैं। तो मैंने कहा ये जरूरी है, ये एक लीडिंग इंडिकेटर है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे गवर्नमेंट के अलावा मैंने हर जगह पॉपुलराइज कर दिया। आप देखिए कि हर पार्टी के मैनिफेस्टो के अंदर ये एक हिस्सा आ गया और करंट गवर्नमेंट ने भी इस पे पूरी, इमरान खान साहब ने भी इस पे डिसीजन लिया है कि हम टॉप 50 में ले आएंगे पाकिस्तान को। और ये प्रायोरिटी है इस मुल्क की। 15 जो पॉइंट है, 16 पॉइंट्स है, उसमें से ये एक पॉइंट है। ये बहुत बड़ी बात थी। मेरा जॉब था इसको अवेयरनेस क्रिएट करना, एजेंडा पुश करना और कॉन्फिडेंस देना। सो नहीं, इफ आई वाज टू आस्क यू, जब आपने कहा कि बड़ी मिजरेबल पोजीशन है, पहले 147 पे थे, 136 भी आप कह रहे हैं कि अच्छी बात है, लेकिन अभी हमें और आगे जाना है, बहुत आगे जाना। तो लोग जो जनरली हम कॉर्पोरेट सेक्टर में जब बात करते हैं तो एक सर हिला के कहते हैं नहीं नहीं बड़े मुश्किल हालात हैं। मैं शुरुआत में भी यही कह रही थी कि मुश्किल को ज़रूरत से ज़्यादा मुश्किल ना बनाएं। आप ये कैसे करते हैं और आपका मशवरा क्या होगा लोगों को, हाउ टू स्टे पॉजिटिव अबाउट द इकोनॉमी? देखिए हमारे पास कोई चॉइस नहीं है ना। जहाँ हम हैं हमें अपना एक्सेप्ट करना है और हमें आगे बढ़ना है। और देखिए जर्नी ऑफ 1000 माइल बिगन्स विद द फर्स्ट स्टेप। सही। तो वो आप लोगों को उस सही रास्ते पे, पहले तो यू हैव टू बी अ रोल मॉडल। आप खुद एक कदम लेंगे तो दूसरे भी कदम लेने लगेंगे। तो रोल मॉडल के थ्रू लोगों को कॉन्फिडेंस दे के और छोटे छोटे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के साथ आप आगे लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं। सही। आप बहुत बड़ी बात कर देंगे, बोले यार यकीन ही नहीं है। हाँ। आप बोले छोटा कदम लेते हैं, उसको ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉल पार्ट्स। यही हमने किया। हमने टेक्निकल एक्सपर्टीज ली, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के 10 मेजर एरियाज है। उसमें स्टार्टिंग अ बिजनेस, गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, वर्क परमिट्स, बहुत चीजें हैं इसमें। 10 मेजर पूरा लाइफ साइकिल होता है, शुरू करते हुए और चलाने में आपको कितनी आसानी होती है। उसके लिए अलग अलग टास्क भी असाइंड है, राइट। तो हमने ब्रेकअप किया, लोगों को एंगेज किया, टीम्स बनाई प्रोविंसेस में और हर जगह लोगों को साथ लाए। बोले देखो आप इतना ना करें, ये करके दिखा दें। सही है ना। तो वो जैसे कहते हैं कि कतरा कतरा समंदर बना है, हर एक ने अपना पार्ट डाला। एंड अगेन वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। मुझे ये बताएं नहीं, एक और बात कह दूं, उसमें हमने कहा एक 100 डे स्प्रिंट्स करते हैं, मतलब 100 दिन के लिए हम इस पर फोकस करेंगे। ये छोटे छोटे टास्क है, इसको मुकम्मल करते हैं और मिलके सेलिब्रेट करते हैं। तो हमने इस तरह ब्रेक डाउन करके ना एक स्प्रिंट की, फिर उसके बाद दूसरी की। पहले में हमने इसका 68 इनिशिएटिव्स करेंगे, उसमें से 52 हो गए, ठीक है। और टोटल सेकंड स्प्रिंट मिला के 75 इनिशिएटिव्स। मतलब कि पिछले 10 सालों में टोटल 75 नहीं हुए थे, ठीक है। हमने एक साल में बाय ब्रेकिंग इट डाउन टू स्मॉल पीसेस
75। So this is called smart strategy. जिस तरह मेरे ख्याल में I was reading about this in a book by, in fact not a book, a blog by Mark Zuckerberg. उसने भी कहा कि पहले लोग कहते थे कि जी मल्टीटास्किंग करना ज़रूरी होती है, ये काम भी करो, ये भी काम भी करो, ये काम भी करो, लेकिन he abides by the rule कि 30 दिन तक monomaniacally, ये लफ्ज़ मैंने उन्हीं से सीखा था, monomaniacally like a maniac concentrating on one thing, आप 30 दिन तक एक काम को अपना टारगेट बनाएं और उसको कर गुजरें, और उसके बाद it will give you that high. एक दफ़ा अचीवमेंट जब आप कर लेते हैं तो उसके बाद आप में भी वो हौसला पैदा हो जाता है कि नो आई हैव टू कीप चार्जिंग फॉरवर्ड। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे विद आवर मॉर्निंग हेडलाइंस, आवर कन्वर्सेशन विद नईम विल कैरी ऑन, और इनसे पर्सनल टिप्स भी लेते रहेंगे और ऑर्गेनाइजेशनल टिप्स भी लेते रहेंगे कि कैसे वो टर्न अराउंड चेंज पॉसिबल है जिसके आप और मैं दोनों ख्वाहिशमंद हैं। लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। वो खबरें जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, आगे बढ़ते हैं और आज एक्शन का रिएक्शन इसी बड़ी खबर, इसी ज़बरदस्त खबर पे कि पाकिस्तान में ईज़ ऑफ बिजनेस, डूइंग बिजनेस इज़ ईजियर, और दूसरा ये कि जो आज की खबरें हैं उस पर ज़रा रिएक्शन मैंने सोचा कि नईम साहब का ही ले लें। नईम साहब मुझे बताएं कि दुनिया कहती है कि जी सैंक्शंस का वक्त गुजर गया है, लेकिन अमेरिका तो अभी भी सैंक्शंस पे बड़ा बिलीव करता है, और अभी नेतन्याहू का भी जो बयान आ रहा था ईरान के मुतालिक, उसने कहा कि जी हम कर्टेल इसी तरह करेंगे कि इक़्तिसादी पाबंदियां लगाएंगे। इससे पाकिस्तान को कोई खतरा लाहक हो सकता है, यह क्योंकि हमारे ही खित्ते में हो रहा है, नेक्स्ट डोर नेबर के साथ हो रहा है? देखिए पाकिस्तान, मैं अभी थोड़े दिन पहले वुडरो विल्सन सेंटर में पूरा एक सिंपोजियम हुआ था फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान पे, और माशाल्लाह बड़े अच्छे लीडर्स हमारे मिनिस्टर साहब भी आए, एडवाइजर साहब आए थे, इशरत हुसैन साहब, शमशाद अख्तर, इकोनॉमिस्ट, जर्नलिस्ट बहुत आए हुए थे, थिंकिंग थी, और वहाँ ऑडियंस में सेनेटर्स और CIA और स्टेट डिपार्टमेंट सब हर बंदा था, वो सुन रहे थे। जो मुझे एहसास हुआ पाकिस्तान को जो देख रहे हैं अभी, राइट, वो अफगानिस्तान के लेंस से देख रहे थे अभी तक, लेकिन मुझे ये भी एहसास हो गया कि वो अभी चाइना के लेंस से देख रहे हैं। अच्छा, ठीक है ना, ये बहुत बड़ा फ़र्क है, क्योंकि वो चाइना को अपना बड़ा कॉम्पिटिटर समझ गया, उसके पीछे पड़े हुए, ठीक है, और पूरा चाइना को इंसर्कल कर लिया, इवन नॉर्थ कोरिया को उन्हें घेर लिया, अभी रह गया पाकिस्तान। सही, इसलिए ज़रूरी है कि देखिए हम तो न्यूट्रल स्टांस लेके हम कोशिश करें कि सबके साथ काम करें, लेकिन प्रेशर आने वाला है पाकिस्तान पे टू नाउ टू, या तो उनके साथ चाइना को कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक जो प्राइम मिनिस्टर सही कर रहे हैं, चाइना को फुली एंगेज कर रहे हैं, राइट, चाइना आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो आप लेंस का फ़र्क कह रहे हैं कि पहले अफगानिस्तान की लेंस में जिसमें पाकिस्तान बार बार कहता था कि भाई अफगानिस्तान में अमन पॉसिबल नहीं है, आप हमें इंगेज करें, तो वो इस पर कुछ रेजिस्टेंस लगती थी, लेकिन अब चाइना के इक्वेशन में आने के बाद ऐसा लगता है कि हमारी जो अहमियत है वो और बढ़ गई है अमेरिका के लिए ख़ास तौर पर। तो इससे इंडिया नाराज़ होगा? आपने कहा जैसे वो तो नहीं चाहता कि पाकिस्तान ज़्यादा करीब हो जाए अमेरिका के। देखिए उनको चॉइस नहीं है, क्योंकि अगर तो पाकिस्तान ने डिसीजन ले लिया कि हम चाइना के साथ काम करेंगे, चाइना फ्यूचर है दुनिया का, ठीक है, चाइना जो अभी तकरीबन $13 ट्रिलियन की इकॉनमी है, अगले 20 साल में ये 40 ट्रिलियन की इकॉनमी हो जाएगी। जो ग्रोथ है 23 बिलियन की, वो पूरे यूरोप और अमेरिका के इक्विवेलेंट है। इतने बड़े ग्रोथ में आप अगर पार्टिसिपेट, देखिए सीपेक का पूरा मकसद ये था कि आप एक चाइना की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट हो जाएगी। अच्छा, जैसे ये बार बार वज़ीर आज़म पाकिस्तान यानी इमरान खान साहब का भी इसी पे फोकस, उन्होंने कहा कि मैं जानना चाहूँगा कि चीन ने क्या मॉडल अपनाया जिसके तहत उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को गुर्बत के शिकंजे से निकाला, गुर्बत का खात्मा किया। तो व्हाट आर द लेसन्स फॉर पाकिस्तान? आप भी मेरे ख्याल में यू ऑलवेज एम्फसाइज ऑन सेंट्रलाइजेशन प्लस यू ऑलवेज सिंप्लीफिकेशन ऑफ थिंग्स एंड द डिजिटलाइजेशन। तो ये वो फार्मूला है, इसका विनिंग कॉम्बिनेशन नईम कैसे बनाएं? देखिए विनिंग कॉम्बिनेशन पाकिस्तान के लिए बड़ा सिंपल है, ठीक है। चाइना ने ये क्या किया कि इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस किया, 1 पॉइंटेड फोकस इकोनॉमिक ग्रोथ। पिछले 20-25 साल से वो 8, 9, 10, 11, 12% पे ग्रो करते आ रहे हैं। 1 पॉइंट फोकस, जो उनकी इकोनॉमी पिछले 40 साल में 40 गुना बढ़ी है, इतनी बड़ी ग्रोथ हुई है, ठीक है। उसके लिए पाकिस्तान को भी एक ही फोकस होना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ। पहली बात ये हो गया। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान आराम से 8 से 10% में ग्रो कर सकता है, आराम से, कोई मसला ही नहीं है। तो उस पर फोकस करने के लिए 3 तरीके। पहली बात है, आपने अपने एंटरप्रेन्योर्स को इनेबल किया, सपोर्ट किया, स्पेशली स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स, सरमाया मुहैया किया, आसानी है चीज़ें, उनके लिए आसान करो और उनके लिए सरमाया लाओ। और दूसरी बात ये, तो वो एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे, क्योंकि अगर चाइना की मार्केट को इतनी बड़ी मार्केट पड़ी है,
आप उसमें इंटीग्रेटेड है, आपका लैंड रूट्स है, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा आप देखिए पाकिस्तान, दुनिया तब्दील होने वाली है अगले 20 साल में। आप जिस तरह दुनिया को जानते हैं वो इस तरह नहीं रहेगी। इवन एम्प्लॉयमेंट बदलने वाली है, जो डिजिटल रेवोल्यूशन हो रहा है वो हर चीज़ को बदलने वाला है। सही। उसमें आपने देखिए कम्युनिकेशन में सेल फोन, पहले लैंडलाइन बड़े चंद लोगों के पास है, बट जब मोबाइल फोन आया तो हर बंदे के पास। अब लग्जरी नहीं है, अब तो नेसेसिटी है। इसी तरह भी स्मार्टफोन्स आने 3-4 साल पहले पिछले हुकूमत ने बड़ा अच्छा काम किया, 3G 4G ले आए, उससे हर जगह ब्रॉडबैंड एक्सेस आ गया। स्मार्टफोन्स अभी आने लगे, 30% लोगों के पास स्मार्टफोन्स है। मैं कहता हूँ 2-3 साल में हर बंदे के पास स्मार्टफोन है। ये स्मार्टफोन इतना पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है, इससे आप फाइनेंशियल सर्विसेज करते हैं, फिनटेक, जो अभी हमारे खाली 10-15% के पास बैंक अकाउंट है, मैं कहता हूँ अगले 3 साल में हर बंदे के पास बैंक अकाउंट रहेगा। बहुत बड़ी तब्दीली है। इस पर आप एजुकेशन, हेल्थ केयर, ऐसी चीज़ें आ रही है जिससे आप पूरी जो गरीब आदमी भी उसको अफोर्ड कर सकेगा। अच्छा नहीं, अब मेरा एक थोड़ा सा टेक्निकल सवाल, क्योंकि आपने वक्त गुजारा है एक हुकूमती इदारे में, अक्सर लोग ये बात करते हैं, जैसे आपने भी कहा कि बड़े कॉम्पिटेंट लोग भी हैं, बड़े समझदार हमारे माशाल्लाह ब्यूरोक्रेसी में लोग हैं। बल्कि कल ही आई वाज अटेंडिंग अ ब्रांच, इसमें हमारे चीफ ऑफ पुलिस कराची के डॉक्टर अमीर मौजूद थे, एंड द नंबर्स ही हैड वर फिनोमिनल, द काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैटर्स ही हैड वाज फिनोमिनल। तो हमें पूरा यकीन है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी में, हमारी सिविल सर्विस में बड़े अच्छे लोग मौजूद हैं। लेकिन जिस चेंज को आप आता हुआ देख रहे हैं, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्योंकि कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब चेंज, टू इम्प्लीमेंट इट बड़ी ज़रूरी होती है। और पाकिस्तान में जैसे आप खुद देख रहे हैं कि 18वीं तरमीम के बाद हम सूबाई हुकूमतें हैं, उनको एम्पावर करना, उनकी कैपेसिटी को बिल्ड करना, उसमें हमारी तैयारी आपको कैसे नज़र आ रही है? देखिए एक चीज़ क्लियर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो ट्रम्प कार्ड है ना, ये हमारी यूथफुल पॉपुलेशन, हमारी 65 2/3 जो पॉपुलेशन है वो अंडर द एज ऑफ 30 है। ये इनके पास होप्स है, इनके पास एनर्जी है, इनके एस्पिरेशंस है। आप बस इनको अनलीश कर दे, आप देखिए क्या होना। वो पढ़ने, देखो उनका पास बहुत जज्बा है, दे वांट अ बेटर लाइफ फॉर देमसेल्व्स। लेकिन नहीं, आप ये देखेंगे कि आप उनको इनेबल कर दे, आप फिक्र ना करें। हुकूमत अभी भी आप जो देखें तब्दीली आई है, वो यंग लोगों ने वोट किया है, राइट? उन्हीं ने पुश किया चेंज। देखिए वोट देने तक तो मेरा जो सवाल है कि आज से 10 साल पहले अगर किसी भी यंग ग्रेजुएट से पूछें तो वो या तो जी पाकिस्तान में किसी बड़ी इंडस्ट्री में काम करना चाहता था, ख्वाब उसका होता था मैं मल्टीनेशनल में काम करूं। तो वो जो हमें पुल चाहिए, आप समझते हैं कि हुकूमती इदारे अपने आप को एज अ बेटर एम्प्लॉयर पेश कर रहे हैं? वो जो यूथफुल एनर्जी है, क्या लोग हुकूमत में आना चाहते हैं, CSS दे के, सिविल सर्विस में, ब्यूरोक्रेसी में? वो आप राइट टैलेंट अट्रैक्ट कर रही है हुकूमत? अभी तो नहीं कर रही, अभी नहीं कर रही, अनफॉर्चुनेटली इतने प्रेफर्ड नहीं। उसके लिए क्या करें? देखिए अभी तो उसके लिए क्या कर ले, उसके लिए जो पे स्केल बेहतर बनाएं, चीज़ों को आसान करें, उनको एक्नॉलेज करें, क्योंकि हर इंसान मेरे ख्याल में एक्नॉलेजमेंट चाहता है अपने अच्छे काम के लिए, उसका जब वो मोटिवेशन लेवल हाई हो। देखिए अब मैं मुझसे कह रहा हूँ कि अभी तक जो हुकूमत में लोग, ऐसी को बात नहीं, बहुत अच्छे लोग आ रहे, और एट लार्ज मैंने जो देखा है हमारे ब्यूरोक्रेसी हुकूमत में लोग अच्छे हैं, लेकिन हमारे इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स इतने ख़राब है, राइट? स्पेस स्ट्रक्चर्स और जो पूरी इकोनॉमी की अलाइनमेंट ख़राब हो गई है थोड़ी। आप बस प्रॉपर मोटिवेशन दें, उनको ट्रेन करें, इनेबल करें, और डायरेक्शन सेटिंग सही हो जाए। आई लाइक दैट वर्ड, अलाइनमेंट। हमारी थोड़ी सी अलाइनमेंट आउट होगी, जैसे आपने गाड़ी में देखा, जब तक व्हील की अलाइनमेंट सही ना हो तो वो मंजिल पे पहुंचा नहीं पाती गाड़ी। नहीं, बिफोर वी क्लोज, एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर टेकिंग आवर टाइम दिस मॉर्निंग, और हमसे ये ज़बरदस्त खबर पाकिस्तान की शेयर करने के लिए, उसको हमारे साथ सेलिब्रेट करने के लिए। योर पार्टिंग वर्ड्स, यानी थिंग्स दैट यू वुड वांट पीपल टू नो कि ये मोमेंटम बनाए रखना है तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए मोमेंटम के लिए 3 चीज़ें, पहले अपने में यकीन रखो, और चीज़ें बदलती है लेकिन उसके लिए आप जिद्दोजहद करनी पड़ती है, और थोड़ा हम ओवर एस्टिमेट करते हैं जो शॉर्ट टर्म में हो सकता है, अंडर एस्टिमेट करते हैं जो लॉन्ग टर्म में हो सकता है। हाँ। तब्दीली लाने के लिए 3-5 साल लगते हैं, तो आपको सब्र करना पड़ेगा, मिल के मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी बात ये कि आपको मेथोडिकली काम करना पड़ता है, राइट? तो थोड़ा सा मेथोडिकली हो। और नंबर 3 कि देखिए जो गवर्नमेंट हैज़ टू लिसन टू पीपल कि उनकी क्या इश्यूज है, उनको भी साथ लेके चलना जरूरी है। तसादुम से कुछ नहीं होगा, कन्फ्रंटेशन से कुछ नहीं होगा, लोगों को अपना हामी बनाएं। और ये 3 टिप्स मेरे ख्याल में ना सिर्फ पॉलिसी मेकर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल लीडर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि आप इनको अपनी ज़िंदगी में भी अप्लाई कर सकते हैं। यही खूबसूरती है एक काबिल इंसान को अपने शो में बुलाने की। बहुत बहुत शुक्रिया नईम फॉर बीइंग हियर दिस मॉर्निंग। इसी के साथ एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान को अल्लाह ताला इसी तरह कामयाबियों के इस सफ़र पर गामजन रखे। एक छोटा सा ब्रेक एंड देन वील बी राइट बैक।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बड़े बूढ़े कहते हैं बात हमेशा अच्छी करनी चाहिए। अगर आप खूबसूरत बात नहीं कर सकते तो इससे बेहतर है कि खामोश रहें। लेकिन हम आपको मिलवाएंगे लफ्ज़ों के खिलाड़ियों से, यानी वो बच्चे जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसी स्प्री ऑफ ट्रॉफीज़ हमारे लिए लेके आए हैं जिससे दिल बाग बाग हो गया है। आज मेरे साथ मौजूद हैं जूनियर वर्ल्ड चैम्पियन जनाब मुईज़ और साथ में उनके बेटे हैं मिसबा जो कि अंडर 10 चैम्पियन है। और मैं बताती चलूँ आपको कि शंग्रीला पाकिस्तान ने तमाम 6 एज टाइटल्स थे मुख्तलिफ, जो कि जूनियर वर्ल्ड स्क्रैबल चैम्पियनशिप में थे, और ये 6 के 6 अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी बच्चे हमारे जीत के वापस लेके आए हैं। और हम इनको हमारा सर फख्र से बुलंद किया। ये ट्रॉफीज़ मेरे सामने मौजूद हैं और आपकी मुलाकात करवा रहे हैं इनसे हमारे सेगमेंट मिलो पाकिस्तान से, क्योंकि ये है पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जिसको आप और मैं अक्सर इग्नोर करते हैं। सो अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर मुईज़। और आपके साथ मिसबा बैठे हैं जो कि थोड़ा सा मेरे ख्याल में इस वक्त घबरा रहे हैं। कैसे हो मिसबा? मैं ठीक हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। सबसे पहले ये बताओ कि जब तुम जीत के आए तो अम्मी अब्बू ने क्या कहा? लेने कौन पहुंचा था तुम्हें एयरपोर्ट? दोनों ही पहुंचे थे, अम्मी अब्बू। हाँ, और क्या तुम्हारे लिए हार लेके आए थे, बुके लेके आए थे, मिठाई लेके आए थे? जी राइट। क्या मनवाया तुमने? अक्सर बच्चे जब कुछ जीत के आते हैं तो फिर कहते हैं अब्बू अब आपने मुझे कहा था PS4 वो दिला दें, या फिर गाड़ी दिला दें, या फिर कोई बाइक दिला दें। आपने क्या मांगा? मैंने तो कुछ नहीं मांगा। कितना मेरा मासूम बच्चा है, लेकिन अगर कोई सुन रहा है इसकी बात तो इसके लिए जो ना इसका तोहफा बनता है, और आप उसको अच्छा सा कोई तोहफा आई एम श्योर लेके भी दिया होगा। ये भी बता नहीं रहा है, इसे बाद में पूछेंगे। मुईज़ बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मुझे ये बताएं कि शौक़ कैसे हुआ? आमतौर पे लड़के गेम्स वगैरह तो खेलते हैं लेकिन मुख्तलिफ नौइयत के खेल, यार पता नहीं हमारे जहन में ये स्टीरियोटाइप है कि स्क्रैबल और ऐसे पढ़ाकू गेम्स लड़कियाँ ज़्यादा खेलती हैं। आपको कैसे शौक़ हुआ? जी आपने सही कहा, स्टीरियोटाइप है। स्क्रैबल का शौक़ ऐसे हुआ कि मुझे हमेशा से इंग्लिश और मैथ्स से एक अलग ही मोहब्बत थी। अच्छा। तो व्हेन आई वाज इन स्कूल तो मैंने देखा कि मेरे स्पोर्ट्स टीचर जो है वो काफ़ी कीन थे, स्क्रैबल प्लेयर थे। मैंने देखा इस चीज़ के अंदर इंग्लिश भी है और मैथ्स भी है। सही। तो इस चीज़ से मतलब ऑटोमेटिकली जो है ना वो एक ज़बरदस्त लगा। अच्छा, ये बहुत सारे लोग इस बात को जानते नहीं है कि आपके पास अल्फ़ाबेट टाइल्स हैं, आपके जहन में एक लफ्ज़ आ रहा है, लेकिन ये स्ट्रैटेजी का गेम भी है कि कौन सा लफ्ज़ बनाने से आपके पॉइंट्स ज़्यादा मिलते हैं। एग्जैक्टली। सो आपने इसको यानी यू हैव अ कोच हु ग्रूम्स यू इन दैट। एग्जैक्टली। हमारी एक एसोसिएशन है, पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन, जो कि हमें कोच भी करती है, हमारे मेंटर्स भी वहाँ पर हैं, हमें लेकर भी जाती है। तो उसमें फ्रंट रनर जो है वो है तारिक परवेज़, जो कि यूथ सीन के जो है वो चेयरपर्सन भी हैं। उसके अलावा मेरे मेंटर्स में हैं वसीम खत्री, इनायतुल्लाह, फ़हीम नकवी। तो ये लोग जो है आपके हमारे कोचेस भी हैं, मोटिवेटर्स भी हैं, हमें लेकर भी जाते हैं और एवरीथिंग। अच्छा, जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हों और आगे बढ़ना चाहते हों, एक तो लोकली तो आपकी एसोसिएशन और मैचेस होते ही हैं, बट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह दैट यू आर अ जूनियर वर्ल्ड चैम्पियन, इसके बियॉन्ड क्या है तुम्हारे पास? यानी आर यू गोइंग टू पार्टिसिपेट इन मोर चैम्पियनशिप्स? इसके बाद कोई और हायर लीग होती है? हमारे व्यूअर्स को बताओ। एग्जैक्टली। इसके बाद आपके जूनियर्स के बाद आते हैं सीनियर्स वर्ल्ड चैम्पियनशिप। ओके। सीनियर्स वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी मतलब एक बड़ा टूर्नामेंट है, उसमें वो इट इज़ ओपन टू ऑल एजेस। तो उसमें जाकर वो वाली भी जीतने का मेरा टारगेट है। एंड नेक्स्ट अप इज़ इन मलेशिया नेक्स्ट मंथ। तो वहाँ पर मैं जा रहा हूँ। पाकिस्तान से सिर्फ 3 सेलेक्ट हुए हैं इन द टीम रेस्ट ऑफ एशिया। तो वो एक वर्ल्ड टूर्नामेंट हो रहा है जो इन्विटेशन ओनली टूर्नामेंट है। तो इनविटेशन ओनली टूर्नामेंट में यू आर बीइंग इनवाइटेड बिकॉज ऑफ जूनियर वर्ल्ड चैंपियन हो तुम, या उसका भी कोई क्वालिफाइंग राउंड होता है? आई एम वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स इन द साउथ एशियन। जबरदस्त। तो देखिए, ये हम बार बार इसको रिएटरेट करना चाहेंगे, मिलो पाकिस्तान में ये वो सेगमेंट है, हम आपको मिलवाते हैं हमारे अचीवर्स से जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी काबिलियत से पाकिस्तान का परचम और बुलंद किया है। तो वी हैव इन आवर स्टूडियोज टुडे मुईज़, हु इज वन ऑफ द बेस्ट स्क्रैबल प्लेयर्स इन साउथ एशिया। यानी ये वो बच्चे हैं जिनको इनकरेज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मेरे ख्याल में जितना इनकरेज किया जाए वो कम है। मिसबा, मुझे बताओ कि मुईज़ भाई से इंस्पायर होते हो तुम? यानी तुम्हें भी दिल चाहता है कि अब तुम भी वर्ल्ड जूनियर चैम्पियन बनो, फिर सीनियर चैम्पियन बनो? जी मैं इंस्पायर होता हूँ। अब मेरा भी शौक़ है, मेरी भी यही कोशिश है कि मैं अभी इनसे बेहतर या इनकी तरह खेलूं, इनकी तरह खेलो। ही इज माय ट्रेनर एंड आई एम इंस्पायर्ड। अच्छा, जब ये मुईज़ भाई लेके गए थे और तुम लोग सारे वहाँ पे साथ थे, तो डांट पड़ती थी मुईज़ भाई से कभी? जी डांट तो थोड़ी सी पड़ती थी, थोड़ी सी पड़ती थी। और वो जरूरी होती है डांट। तुम ये सबसे जूनियर मेंबर होगा आपकी टीम का? सबसे जूनियर थे। सबसे छोटू था, तो छोटू को क्या शौक है? ये आइसक्रीम खा रहा होता होगा कोने में, वापस आओ। ठंड बहुत थी ना, तो कोल्ड ड्रिंक्स एंड आइसक्रीम इस पर पाबंदी थी। हाँ जी। एंड सोना जल्दी है,
तो वो सब चीज़ें भी करनी होती हैं हमें। ये मैं आपको बताती चलूँ कि जब भी अंडर एज यानी जो हमारे माइनर्स बच्चे होते हैं उनके साथ हमेशा शैपरॉन जाते हैं, और मैं खुद क्योंकि डिबेट्स में थी और मेरे साथ हमारे टीचर्स एंड कोचेज़ और जो हमारे सीनियर्स होते थे हमारा बड़ा ख्याल रखते थे। और ये पाकिस्तान का मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में ही, लेकिन पाकिस्तान का ख़ास मेरे ख्याल में इसमें आंसर होता है। ये जो छोटे बच्चे साथ होते हैं ना, फिर आप उनको यू लुक आफ्टर देम, भाइयों की तरह हो गया छोटे, तो ये डांट खाता है, इसको प्यार से क्या बोलते हो? प्यार से तो मिसबाई अच्छा नाम है, इतना प्यार से कहते हैं। क्यूट नाम है इसका। मिसबा सबसे ज़्यादा टीम में किससे बनती थी, यानी जितने लोग तुम्हारे साथ डेलीगेशन में गए सबसे ज़्यादा क्लोज किससे हो? टीम में एक तो हमारे भाई और इनसे मोइज़ भाई, ये सामने बैठे हैं इसलिए इनको तो बोलना ही पड़ेगा। अच्छा मोइज़, आप जब पढ़ाई, लोग अक्सर कहते हैं कि जो हमारे जितने भी बच्चे प्लेयर्स हैं या किसी ख़ास हॉबी में इंटरेस्ट लेते हैं, पढ़ाई का प्रेशर बहुत है बच्चों पे, तो टीचर्स कुछ रियायत देते हैं तुम्हें ताकि तुम्हें टाइम मिल सके स्क्रैबल पे फोकस करने का? एग्जैक्टली, अभी मैंने जस्ट ही इंजीनियरिंग जो है कंप्लीट की लाइक 15 डेज अगो, तो अराउंड थ्रू आउट द 4 years काफ़ी प्रेशर रहता है कि आपको दोनों चीज़ों को मेंटेन करना है, स्क्रैबल भी स्टडीज़ भी। लेकिन मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि स्क्रैबल की वजह से मेरी स्टडीज़ इम्प्रूव हुई हैं, क्योंकि स्क्रैबल गिव्स यू कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, आपको लोगों से बात करने का तरीका एक बेहतर आता है, कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह, वोकैबुलरी बढ़ती है एंड ऑल। तो मैंने तो ये देखा है कि स्क्रैबल की वजह से मेरी स्टडीज़ पे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ा, बल्कि पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा। तो मुझे बताओ कि अम्मी अब्बू ने कैसे रिएक्ट किया जब पहले तो तुम सेलेक्ट हुए हो, माशाल्लाह यू बीन इन दिस फॉर अ व्हाइल, जब गए थे और सबसे पहले मेरे ख्याल में फ़ोन कॉल पे या टेक्स्ट करके ही बता दिया होगा कि आई हैव वॉन? एग्जैक्टली, देखें पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना इज़ एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एहसास है। तो उसके बाद भी जीतना तो आइसिंग ऑन द केक। ज़बरदस्त। तो ये तो काफ़ी मतलब ये एक सरियल फीलिंग है। तो जैसा आपने कहा बताया सबको, तो वही टेक्स्ट पर ही सबसे पहले बता दिया, फिर फ़ोन कॉल्स वगैरह घर से, फैमिली एंड ऑल, एसोसिएशन मेंबर्स सब ने जो है काफ़ी कॉन्ग्रेचुलेट किया, और बाकी सोशल मीडिया आपको पता है। और अम्मी अब्बू ने क्या कहा? अम्मी अब्बू में से कोई ऐसा था जो कभी कहता हो कि भाई क्या तुम हर वक्त स्क्रैबल में लगे रहते हो, पढ़ाई पे फोकस करो या हमारे साथ आके बैठो, कभी ऐसा हुआ था? शुरू में शायद कभी जब स्टार्ट किया था तो उनको लगता था कि इससे पढ़ाई में फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन आफ्टर ऑल मैंने प्रूव कर दिया कि इससे कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ता। सही। तो लेकिन थ्रू आउट सपोर्ट तो रही है। तो वही सुनने माशाल्लाह इंजीनियरिंग की है, आगे का क्या प्लान है, क्या पढ़ना चाहते हो, कहाँ आगे बढ़ना चाहते हो? अभी मैं प्लान कर रहा हूँ मास्टर्स, तो इंशाल्लाह उस पर कंटिन्यू करूँगा। और तुम मास्टर्स के लिए मुल्क से बाहर भी अप्लाई करो? कर सकता हूँ। और अब माशाल्लाह विद योर अचीवमेंट आई थिंक यू क्वालिफाई फॉर अ लॉट ऑफ स्कॉलरशिप्स एंड ग्रांट्स एज वेल, तो इस चीज़ को भी इस्तेमाल करना। और तमाम बच्चों को हम ये कहना चाहते हैं कि अक्सर माँ बाप डायरेक्ट मुआवजा कर रहे होते हैं कि भाई ये अगर ये हॉबी करेगा तो कहीं ग्रेड्स कम ना हो जाएं। ऐसे बच्चों के लिए तो ख़ास सपोर्ट होनी चाहिए, क्योंकि जब ये जीत कर आते हैं, जब ये आगे बढ़ते हैं, तो उसके बाद इनके लिए और रास्ते खुलते चले जाते हैं। तो मोइज़, अगर तुमसे पूछा जाए, जैसे अक्सर लोगों का ख्वाब होता है कि मैं ज़रा सेलेब लेवल भी बन जाए, अभी तो देखो ना, यू गॉट अ टेस्ट ऑफ दैट कि तुम्हें मीडिया भी बुला रहा है, बात कर रहा है। अगर किसी ने कोई ड्रामा शामा ऑफ़र कर दिया या कहा कि जी आप ऐसा करें, आप न्यूज़ एंकर बन जाएं या करंट अफेयर्स एंकर बन जाएं, वो करना चाहोगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई इसका ऑडिशन ले लेते हैं, इससे पूछते हैं। अब मुझे बताओ कि ज़रा कोई मुल्की मामले पे ज़रा अपना तबसरा तो बताओ। एज अ यंग पर्सन, आई एम नॉट डूइंग दैट एज एन ऑडिशन, लेकिन अक्सर ये सेगमेंट करने का हमारा मकसद ये होता है कि लोगों को पाकिस्तान की पॉजिटिव साइड दिखाएं। आप जब बाहर गए इंटरनेशनली, बहुत सारे लोगों के लिए आप पाकिस्तान से पहला कांटेक्ट थे, तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है उनके जहन में पाकिस्तान के बारे में, यानी क्या आपने समझा कि व्हाट इज़ देयर परसेप्शन अबाउट द कंट्री? अच्छा, एक सवाल तो मुझसे पूछा गया था एक बार जब मैं टूर्नामेंट खेल रहा था, तो इस पर मैच स्टार्ट होने से पहले प्लेयर ने पूछा कि इन पाकिस्तान do the girls study with boys? Is there any co-education system just like is there anything? मैंने कहा yes. Is it? उसने कहा exactly. Oh, isn't it like Afghanistan? मैंने कहा no. तो ये एक लोगों में है कि फीमेल एजुकेशन वगैरह ये सब काफ़ी लोग कुछ और समझते हैं उसको, लेकिन हमारी टीम में फ़ीमेल मेंबर्स भी हैं, तो उस वजह से ये चीज़ काफ़ी क्लियर हो जाती है कि पाकिस्तान में जितने मेल इंग्लिश, कभी कभार मुझे लगता है कि लोगों के जहन में शायद ये भी मिसकंसेप्शन है पाकिस्तान के बारे में कि हम यहाँ पे अरबी बोलते हैं, अंग्रेज़ी नहीं बोलते। बट थैंक यू सो मच मोइज़ एंड मिसबा फॉर बीइंग हियर वंस अगेन, कंग्रेचुलेशंस फॉर विनिंग। हमारे पास वक्त कम है, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, बट मोर इनकरेजमेंट, मोर लव एंड अ लॉट ऑफ प्रेयर्स फॉर बोथ दीज बॉयज़ एंड एवरीबडी जो ये ट्रॉफीज जीत के लाए। बिगेस्ट प्री फॉर पाकिस्तान, अनदर रीज़न टू स्माइल एंड बी हैप्पी। एक छोटा सा ब्रेक एंड देन वील बी राइट बैक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और ये घंटा हम ज़रा बात करते हैं कुछ आपके और मेरे मतलब की। आमतौर पे कहा जाता है, बड़ा मशहूर मुहावरा है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी अक्सर जो हमारे इर्द गिर्द लोगों में अच्छे गुण भी होते हैं और ख़ास तौर पे जिस तरह हमने पहले आवर में देखा कि बड़ी अच्छी चीज़ें पाकिस्तान में हो रही हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हमारा फोकस उसी एक जगह चला जाता है जहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो। हमने सोचा कि आज ज़रा इस पर भी बात की जाए और किचन पर भी थोड़ा जाया जाए, क्योंकि जब हम कुकिंग शोज़ देखते हैं तो हमारा दिल चाहता है कि वो जो कुछ बनाया जा रहा है उसको पकाएं, लेकिन फिर अक्सर जब उसके बारे में डिस्कशन होती है तो लोग आपस में ये बहस करने लग जाते हैं, भाई ये खाने बड़े महंगे हैं, हमारा किचन का बजट तो आउट हो जाता है। फिर न्यूट्रिएंट्स की कोई बात करने लगता है कि रोज़ इतनी मुरग़्ग़र ग़िज़ाएँ खाई नहीं जा सकती। तो ये एक अपने आप में देखा जाए तो एक पूरी साइंस है और ख़ास तौर पर इसमें तो पूरी डिग्रीज़ हुआ करती थी। ख़वातीन पहले होम इकनॉमिक्स की ग्रेजुएशन करती थी सिर्फ ये समझने के लिए कि अपने घर के बजट को और अपने किचन कैबिनेट को कैसे चलाया जाए। आज इसी पे बात करेंगे और ख़ास तौर पे हमने आज इनको यहाँ पे दावत दी है। बहुत ही ज़बरदस्त इनकी फ़ैन फॉलोइंग है, चाहे आप YouTube पे चले जाइए, चाहे आप ऑनलाइन बात कीजिए, चाहे आप इनके कुकिंग शोज़ का हवाला दीजिए। पीपल लव हिज रेसिपीज़ एंड हिज यूनिक स्टाइल। और आज हमने इनको दावत दी है इनकी अहलिया के साथ और अपने आप में भी ये एक बड़ी मज़ेदार, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आज हम इनसे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली शेफ़ गुलजार और इनकी अहलिया रूबी। बहुत बहुत शुक्रिया एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। जी, सबसे पहले तो आपको ये मॉर्निंग शो शुरू करने पर जो है बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज टीवी का जो मॉर्निंग शो है बहुत शुक्रिया गुज़ार भाई। और आप तो एक तरह से हमारे पड़ोसी हैं, बिकॉज़ अगर हम दिखाएं आपको तो इनका किचन बिल्कुल मेरे सेट के साथ ही है, बराबर में, बिल्कुल बराबर में। तो अड़ोस पड़ोस देखिए, पड़ोस अच्छा होना तो वैसे ही दिन अच्छा गुजरता है। और कभी कभार हम आते हैं तो हमें पता चलता है रात जो यहाँ पे कार्रवाई हुई, जो मज़ेदार रेसिपी बनी, उसकी कुछ बाकियात नजर आती हैं, फिर हम उदास हो जाते हैं कि हमें नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं। मुझे ये बताएं, आपके साथ आपकी वाइफ भी आई हैं, वी ऑल नो दिस स्टोरी, लेकिन ये हमारी फेवरेट स्टोरी है। और अगर हफ्ते की शुरुआत एक खूबसूरत लव स्टोरी से की जाए तो क्या ही बात है। कैसे मुलाकात हुई आपकी? बस छुरी कांटे के साथ मुलाकात चूल्हा बेलन के साथ वो चूल्हा बेलन, अपना क्या नाम है वो कटिंग बोर्ड एंड मसाला एंड इसके साथ मुलाकात हुई। फिर उसी दौरान जो है ना सारी चीजें फिर एक ही बर्तन में सारे इंग्रेडिएंट डाल दिए गए। हाँ। और उसके बाद फिर जो है ना आपस में मिलकर शादी हो गई। आपने मोहब्बत का इजहार कैसे किया? आपने कैसे पहले तो इनको कन्विंस किया होगा ना कि देखो एक मुल्क है पाकिस्तान, वहाँ से मैं आया हूँ और मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, तो मैं वहाँ ले जाना चाहता हूँ। तो ये आपने कैसे कन्विंस किया? इसको आप ये कह सकते हैं कि रूहानियत जिसको कहते हैं ना कि वाकई एक कहते हैं ना कि रिश्ते आसमान पर बनते हैं। सही। मैं किसी और मुल्क से, ये कहीं किसी और मुल्क से, इनके तीसरे मुल्क में हमारी मुलाकात हुई है, यानी कि जापान में। जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो ये भी वहीं ट्रेनिंग कर रही थी। छुरी जो है बेसिकली काटने के लिए इस्तेमाल होती है, इसका कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन यही चीज़ जो है ना वो हमारा मिलने का सबब बन गई कि मैंने इनसे कहा कि भाई रिक्वेस्ट की, मैंने कहा यार वो मेरे जो नाइफ है वो मैं कहीं पर भूल आया हूँ, तो तुम जरा ये सच्ची वाली बात है या बहाना था? नहीं, बहाना, बात शुरू करने का बहाना था। लेकिन ये लोग हेल्पफुल होते हैं, दूसरों को मदद करने का शौक होता है। बड़ी भारी पड़ गई आपको ये जो आपने मदद की। आप खुश हैं इस बात से कि आप पलट के सोचती हैं काश मैंने ना दी होती छुरी? लेकिन माशाल्लाह भाभी, यू बिन हियर फॉर 26 साल अब अल्हम्दुलिल्लाह आपकी शादी को हो गए हैं, पाकिस्तान में आए हुए आपने। लोग जो अच्छी बात ये कहते हैं कि आपने बिल्कुल अपना लिया यहाँ के कल्चर को, यहाँ के लोगों को, यहाँ के खानों को। तो उर्दू आपने पाकिस्तान आके सीखी, मुश्किल लगी आपको? तो मुश्किल लगे ना, बस सीख लिया थोड़ा सा। मोहब्बत में सब चीज़ें इंसान कर कुछ भी कर सकते हैं। सही। अच्छा गुज़ार, मुझे बताया कि जब आपने फैसला कर लिया, मुलाकात हो गई, इन्होंने भी हाँ करी दी, तो जैसे हम कहते हैं कि समाज की आहिनी दीवार आ जाती है, फिर वो आग और शोले, तो वो कैसे घर वालों को कैसे कन्विंस? घर वाले वैसे बड़ी आसानी से मान गए, मेरे घर वाले। लेकिन इनके घर वाले ज़रा मुश्किल था, इसलिए कि ये बुद्धिस्ट थी, मैं मुसलमान था। हाँ। शर्त हमारी यही होती है कि हम जब तक आप मुसलमान नहीं होंगे तो हमारे यहाँ रिश्ता या निकाह नहीं हो सकता। तो इनके घर वाले थोड़ा सा इसके ऊपर उन्होंने रेजिस्ट किया। बहरहाल आखिरकार बड़ा
करते कराते फिल्मों की तरह से वो फिर आखिर मान गए। अच्छा, वैसे हमारे यहाँ तो मज़ेदार बात ये होती है कि जब लड़की देखने जाते हैं, भाभी आपको भी पता होगा कि वो सबसे पहले जी ख्वाहिश ये होती है किचन में अच्छी हो, रोटी गोल पकाती हो। तो यहाँ तो कोई मसला ही नहीं था, तो आपके घर वालों ने तो मानना ही था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपसे कुछ रोटी वोटी सुशी वुशी बनवाई उन्होंने ये देखने के लिए कि आप कितने पानी में? उनको पता था कि मैं तो एज ए डिग्री ले रहा हूँ मैं अपने कोर्स के अंदर, तो सुशी वगैरह तो मेरा बेसिकली स्टार्ट ही जापानीज फूड से था मेरा, और बाद में फिर मैंने दूसरे फूड के ऊपर उनको कन्विंस करने के लिए आपने कोई खास आजकल तो बड़ा एक मशहूर ऐड भी चल रहा है ना, वो अपने ससुराल को कन्विंस करने के लिए बिरयानी बनाता है बड़ी अच्छी सी। तो आपसे तो कुछ ऐसा नहीं? ऐसा नहीं, बस थोड़ा एक अच्छा अखलाक एक चीज़ देखते हैं वो लोग कि इंसान के अंदर कौन सी चीज़ ऐसी है इस बंदे के अंदर, अखलाक के मामले में, ज़बान के मामले में, जो इसने प्रॉमिस किया है अभी तक वो निभा रहा है साथ में। तो ये चीज़ें जो है ना उनको ज़रा इन्होंने तो आपकी मोहब्बत में और पाकिस्तान को अपनाने में उर्दू सीखी, आपने भी इनकी ज़बान सीखी? हाँ मैंने ज़बान आपने भी सीखी? बिल्कुल। तो आपके यहाँ जब कभी कभार अगर नोक झोंक हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो आप किस ज़बान में लड़ते हैं? आपस में घर पर भी हमारे यानी कि मल्टी लैंग्वेज बोली जाती है, इंग्लिश, उर्दू, जापानीज, थाई मिक्स होते चल रही होती है, वो हम वही बातें कर रहे होते हैं। जैसे फ्यूजन कुकिंग होती है उसी तरह फ्यूजन लैंग्वेज भी चल रही है। जी, हमारी बेटी ने भी जाहिर बात है हमारे साथ रहते रहते वो भी ज़बान सीख गई है, वो भी जापानीज बोल लेती है, थाई भी बोल लेती है, इंग्लिश भी, सब सारी चीज़ें उसने भी बोलना शुरू कर दिया। पहले एक ज़माने में थोड़े से सीक्रेट जो बातें थी वो हम आपस में कर लिया करते थे जापानीज में या किसी और ज़बान में, लेकिन ये अब वो सीक्रेट चीज़ें नहीं रही, बल्कि जैसे मैंने कुछ घरों में सुना है कि वो जब बच्चों को नया नया स्कूल भेजते हैं ना, तो अगर घर में बच्चों की आपस में बहन भाइयों की लड़ाई हो जाए तो उनको तनबीह की जाती है, अंग्रेजी में लड़ो, इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, लोग समझेंगे पढ़ी लिखी लड़ाई हो रही है। तो आपके यहाँ भी वो अलग ज़बान में लड़ते होंगे, पता ही नहीं चलता? अब वो एक ही, अब सारी बातें एक ही हो गई है, तो वो रोजाना एक ही लैंग्वेज बोली जा रही होती है घर के अंदर, और मिक्स लैंग्वेज चल रही होती है, तो वो अब उसका कोई और ऑल्टरनेट मैंने देखा कि कोई कुछ भी नहीं है, तो बस मैंने कहा चलने तो जैसे चल रहा है मामला। अच्छा, मुझे बताएं कि आम तौर पे लोग कहते हैं कि किसी भी शेफ़ की कोई स्पेशलिटी भी है, तो विद टाइम आपने सबको आपको अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अगर सही समझूं तो मेरे ख्याल में 10 साल 8 साल तो हो, 15 साल माशाल्लाह आपको शो करते हुए हो गए। कभी कभी आप सुबह परेशान होते हैं कि तो सारी रेसिपीज़ मैंने कर ली हैं, आज मैं क्या बनाऊं? नहीं, ये नहीं है माशाल्लाह। एक तो ये कि मैं बहुत सारे ममालिक में रहा हूँ, एक तो ये होता है कि हम यहाँ पर बैठे बैठे पाकिस्तान में कि चाइनीज़ फूड बना रहे हैं या थाई फूड बना रहे हैं, मैं असल में उन ममालिक में रहा हूँ तकरीबन, किसी मुल्क में 5 साल रहा हूँ, किसी में 10 साल रहा हूँ, किसी में 12 साल रहा हूँ, तो वो ममालिक में रहने की वजह से वहाँ के तमाम खाने जो है ना वो हम बना लेते हैं। एक हमारे यहाँ चीज़ है, आपने नाम सुना होगा, फ्यूजन कुकिंग। तो थाई की कुछ रेसिपीज़ को हमने पाकिस्तानी रेसिपीज़ के साथ मर्ज करना, ये भी चीज़ें एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम भी हम करते हैं जो शेफ्स होते हैं। तो उससे भी काफ़ी सारी रेसिपीज़ बन जाती हैं कि थाई स्टाइल का टेस्ट जो है वो हम पाकिस्तानी स्टाइल में थोड़ा सा चेंज, टेस्ट दें लेकिन पैलेटेबल बनाएं। मुझे अच्छी तरह याद है शुरू में जब बहुत सारे रेस्टोरेंट्स जो ऑथेंटिक रेस्टोरेंट्स आए तो उनको मुश्किल यही आई कि वो तो खाना ऑथेंटिक बना रहे थे लेकिन हमारे टेस्ट बड्स को वो हजम नहीं हो रहा था। अच्छा, आपने क्या नोट किया है कि कराची और अगर एक कंपैरिजन किया जाए, बड़ी ज़बरदस्त डिबेट चलती हैं हमारे यहाँ कि जी बिरयानी में आलू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कढ़ाई बने, मटन की बने या चिकन की बने, तो आप कराची के मुख्तलिफ शहरों में क्या उनका फ़र्क देखते हैं टेस्ट बड्स का? कराची में तो है एक ख़ास जिसको टेस्ट कहते हैं, हाँ, बड़ा संभाल के, बड़ा चूजी होते हैं लोग यहाँ पर पाकिस्तान कराची के अंदर, लेकिन लाहौर में ऐसा नहीं है। अच्छा, लाहौर में मैंने देखा है कि आपने रेस्टोरेंट खोला है, आपको लाजमी जो है ना कस्टमर्स जो है ना वो ज़रूर एक दफ़ा टेस्ट ज़रूर करेगा आपके रेस्टोरेंट को। ये चांस नहीं लेगा कि यार हमारे यहाँ जैसे कराची में चांस लेते हैं ना, सोचते हैं कि यार करना चाहिए, पहले रिव्यूज अच्छे आए तो जाएंगे। वहाँ ऐसा नहीं है। सही। लाहौर में ये कि लोगों को खाने का एक बड़ा शौक भी है और हर रेस्टोरेंट आपको अच्छी पोजीशन, बहुत कम ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो नहीं मिलेंगे इस तरह की पोजीशन के अंदर। लेकिन एक बात तो ये है कि अच्छा होना चाहिए, एक दफा जाए बंदा तो दोबारा वापस। अच्छा, लोगों का पाकिस्तान के बारे में जो इम्प्रेशन है, क्योंकि आप तो बहुत सारे ममालिक में रहे भी, कि पाकिस्तान में बेचारे वेजिटेरियन अगर कोई हो तो उसके लिए बड़ी मुश्किल है, उसको नहीं कुछ बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स में जाएगा तब भी नहीं। हम बहैसियत एक मिनहसुल कौम, हम एक गोश्तखोर कौम है। तो ये आप समझते हैं कि ट्रेंड आहिस्ता
ऐसा चेंज हो रहा है? क्योंकि मैं इस दफ़ा मैं लंदन गई तो मैं बहुत सरप्राइज़ हुई कि अगर आप वेजिटेरियन हैं, वीगन हैं, या अगर आप कहते हैं कि जी मुझे सिर्फ हलाल खाना है, वो इतनी कॉस्मोपॉलिटन अब सोसाइटी हो चुकी है, आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाएं आपको वेजिटेरियन ऑप्शन, वीगन ऑप्शन, हलाल ऑप्शन मिल ही जाता है। पाकिस्तान में हमने इतनी रवादारी नहीं दिखाई, हम कहते हैं खाना है तो खाओ गोश्त, वरना मत खाओ। आप क्या कहेंगी भाभी? नहीं, मैं इनकी सलाद बहुत ज़्यादा खाते हैं। अच्छा, हाँ, उनको सैलड पसंद है? मैं सलाद पसंद है। ये तो बहुत शौक से सैलेड वगैरह लेती हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी वो वाला ट्रेंड नहीं बना जो जैसे ऑप्शंस हो आपके पास बहुत सारे कि भाई आप वेजिटेरियन लेना चाह रहे हैं, वेजिटेरियन आपको मिल जाए रेस्टोरेंट, ऐसा नहीं है। वेजिटेरियन में हम बेचारी सी एक दाल होती है और एक पालक पनीर, हर जगह हम इसके अलावा कुछ ऑफर नहीं करते। लेकिन अगर मैं आपसे आइडिया मांगूं, क्योंकि अब शादी का भी सीजन आ रहा है, लोगों के घर में गेट टुगेदर्स भी हैं, तो वेजिटेरियन ऑप्शन, क्योंकि खाना हम चाहते हैं कि मेहमान के सामने तो बड़ा लैविश खाना रखें, तो वेजिटेरियन में क्या ऑप्शन हो सकता है? बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि हम सब्जियों की कोरमा बनता है एक खास किस्म का, जैसे देगी सब्जी बनती है, इस टाइप के ऐसे खाने हैं जो शाही भी लगे, बाहर मुल्कों में रह जाए। मलाई कोफ्ता है, इस टाइप की चीजें बनती हैं जो बेसिकली बनती वेजिटेरियन है वो, लेकिन आपको देखने में वो बिल्कुल ही ऐसा लगेगा जैसे कि कोफ्ता जो है आपको चिकन का कोफ्ता लगेगा, लेकिन उसमें बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है टोफू इस्तेमाल किया जाता है। तो इस टाइप के बहुत सारे खाने हैं जो हमारे रेसिपीज में बनाए भी जाते हैं और लोगों को सब भी, लेकिन इतने पॉपुलर नहीं है। यानी कि अगर आप कहा जाए कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ऐसा नहीं है। जब हमारे पास ऑर्डर आता है, जैसे मेरा अपना भी कैटरिंग का बिजनेस है, तो मैं कैटरिंग के बिजनेस के अंदर जब हमें वेजिटेरियन के लिए ऑफर करते हैं तो हम उनको ऑप्शंस बता देते हैं कि भाई ये चीज़ें हम आपके लिए बना सकते हैं, और एक नहीं 10, 15, 20 रेसिपीज अच्छी वाली जो कहते हैं वो। लेकिन बस हमारा पैलेट अलग अलग होता है, इस पर भी बात करेंगे। क्या आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं मौसम सरमा में और मौसम गर्मा में? हम देखना चाहेंगे कि क्या ऑप्शंस होते हैं, खासतौर पे क्योंकि अब विंटर आ रहा है तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको सिर्फ विंटर में नज़र आती हैं। आप देखें फ्रूट्स में आपको एक अलग पूरी वैरायटी नज़र आएगी। फिर इसके अलावा जैसे आजकल हम देख रहे हैं हलवा जात, बहुत सारे गाजर के हलवे, सीजनल चीज़ें आपके सामने हैं, तो वील टॉक अबाउट देम और हम आपको भी मशवरा देंगे, आप भी टिप्स लें। और आज कुछ अच्छा सा देखें, ज़रूरी नहीं है कि सर आप फ्राइडे वाले दिन बिरयानी बनाएं, आप मंडे को भी अपना हफ्ता अच्छे से शुरू कर सकते हैं और कोई अच्छा सा खाना बना सकते हैं। तो हम इस बारे में बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मेरे साथ आज मौजूद हैं शेफ गुलजार और उनकी ज़बरदस्त स्टोरीज़ एंड ऑफ कोर्स हिज वाइफ हमारे साथ मौजूद हैं। रूबी भाभी, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ मौजूद होने का, और बड़ी मज़ेदार हम गुफ्तगू कर रहे हैं बिकॉज़ खाने के अलावा भी बातें भी मज़ेदार होनी चाहिए। मैं बल्कि यहाँ पे इनको बता रही थी कि हमारी सबकी बड़ी फेवरेट बुशरा आपा, बुशरा अंसारी, उनके साथ मेरा भी इत्तेफाक हुआ कि हम इस्लामाबाद में थे। तो हम सुबह सुबह बैठे और मेरे ख्याल में ब्रंच का टाइम था, संडे था, तो खाना ऑफर होने लगा, सब चीज़ें कि जी आप क्या लेंगे, आप क्या लेंगे। तो शी सो स्वीट, उन्होंने टर्न अराउंड करके कहा जी आजकल तो मैं वो क्यूटो डाइट पे हूँ तो मैं नहीं कुछ खा सकती, मुझे कुछ और ला के दो। तो मैंने आपसे ये पूछना था, ये जो डाइट का फैट चलता है, कभी हमें कहते हैं कि जी कार्ब्स ना खाओ, रोटी छोड़ दो, चावल छोड़ दो, कभी सिर्फ प्रोटीन खाओ, कभी सिर्फ फैट खाओ, क्या किया जाए? ये तो एक जद्दोजहद मुसलसल बन चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली देखें, हर डाइट हर इंसान के लिए नहीं होती है। सबसे पहले तो ये अपने जहन से हर इंसान जो मुझे इस वक्त देख रहा है वो निकाल दे अपने जहन से, ठीक है। लिक्विड डाइट के लिए डॉक्टर जब तक आपको मशवरा ना दे वो डाइट आप ना करें। कीटो डाइट जो है वो भी आपको पता चला कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या आपका हार्ट डिजीज में आप मुब्तला हैं, वो कहते हैं किडनीज पे इफेक्ट पड़ता है। सबको सब टेस्ट करवा कर उसके बाद प्रोटीन डाइट पे जाना है आपने, या आप किसी और डाइट पर जा रहे हैं, पहले तो डॉक्टर से मशवरा कर लें कि डॉक्टर आपको क्या मशवरा दे रहा है, उसके बाद आप फैसला करें कि आपको किस वाले डाइट पर जो है आपके लिए बेस्ट है। देखिए, वेट बढ़ते हुए तो सालों लगते हैं, ठीक है ना। जैसे 10 साल में अपने वेट आपने बढ़ा लिया और आप चाह रहे हैं कि 10 दिन में जो है ना वो वेट कम होकर वापस अपनी जगह पर आ जाए, तो ऐसा हो नहीं सकता, ये नामुमकिन सी बात है। अगर पानी और फलाना पानी और लिक्विड, ये आप रेकमेंड बिल्कुल नहीं करेंगे? मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं हमेशा ये रेकमेंड करता हूं कि आप
कार्ब्स को थोड़े से कम कर दें अपनी लाइफ में से। 2 रोटी खाते हैं उसकी जगह 1 रोटी कर दें, लेकिन ऐसा ना करें कि आपकी ख्वाहिश जो है ना वो इतना आप उसको दबा लें कि वो जब वो फटे तो पता चला कि आप 2 की बजाय 6 रोटियां खाना शुरू कर दें। तो ये चीज़ होती है इंसान के अंदर। एक अल्लाह ताला ने इंसान को इसी तरह का बनाया है कि वो अपने आप को जो है ना वो बर्दाश्त एक हद तक तो करता है, जब उसकी बर्दाश्त से बाहर होता है तो फिर वो अपने डबल वेट कर लेता है, गेन कर लेता है। फितरी अमल है ना, थोड़ी देर तो आप अपने आप को रोक सकते हैं, ये बिल्कुल लेकिन सच है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। ये बहुत कम, अच्छा ऐसे भी लोग हैं जो जिंदगी को अपने उसी लेवल पे सेट कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे लोग ऐसे होंगे, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने आप को सेट कर जाते हैं, लेकिन वो कुछ ही लोग होते हैं। यानी कि आप सारे लोगों को एक ही जैसी डाइट अगर आप रेकमेंड कर देंगे और सब लोग एक ही जैसी डाइट करना शुरू कर देंगे, आगे जाकर उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है कि किडनी फेल हो सकती है। आप समझते हैं कि हमारे माशरे में खाने के हवाले से हमारी रिवायत में बड़ी तब्दीली आई है। यानी एक वक्त था हम कहते थे जब तक बच्चे स्कूल में होते हैं, वो स्कूल से वापस आए, सारी फैमिली ने साथ बैठ के लंच किया, रात को अब्बू दफ्तर से वापस आ गए तो सबने साथ बैठ के डिनर किया। अब बहुत सारे घरों में आप ये रिवाज देखें कि जी अपनी प्लेट बनाई, माइक्रोवेव किया, बेडरूम में जाके खा रहे हैं, कॉर्नर में लाउंज में बैठ के खा रहे हैं, टाइम नहीं है, साथ बैठ के खाने की रिवायत खत्म होती जा रही है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो डाइट में है ना वो है टाइम। आप कुछ भी ना करें, जो खुराक अभी आप खा रहे हैं रोजाना उसको आप टाइम के हिसाब से खाना शुरू कर दें, आप देखें ऑटोमेटिकली वजन कम होना शुरू हो जाएगा। आप सुबह का नाश्ता 8 बजे कर लें, दोपहर का खाना अपना 1 बजे 2 बजे जो खा रहे हो, या रात का खाना 9-10 बजे जब भी आप खा रहे हैं, एक टाइम सेट कर लें, उसके हिसाब से उसी टाइम पर खाना खाएं। यकीन करें उसी से आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा। एक डिसिप्लिन में आ जाएगी बॉडी भी, उसको भी एक पता होगा कि अब मुझे भूख लगने का वक्त है, अब मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा। वैसे आपने बहुत अच्छी बात की, कई लोग ये भी कहते हैं कि अगर आप बिल्कुल ही खाना पीना छोड़ दें और आप समझे कि जी इससे मेरा वजन कम हो रहा है, बढ़ सकता है, बॉडी आपकी स्टार्वेशन मोड में चली जाती है, उसको लगता है कि जी कोई कहत साली हो गई है, फाका हो रहा है, अब जो मेरे पास फैट है ना उसको मैं पकड़ के रखूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पानी को कम टेक करना, पानी को कम लेना, उससे भी आप देखें इंसान के जिस्म में सूजन पैदा हो जाती है और इंसान मोटा लग रहा होता है, लेकिन उसका वजन आप वजन करेंगे तो वजन नहीं होगा, वो सूजन होगी जिस्म के अंदर, वो बढ़ता चला जाता है इंसान के जिस्म के अंदर। रूबी भाभी आप क्या कहेंगी, यानी पाकिस्तानी खानों से तो आप इतनी वाकिफ नहीं होंगी, जब आप शादी के बाद यहाँ पे आई, अब नहीं पहले उस वक्त, तो आपको फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ के खानों का टेस्ट कैसे डेवलप हुआ और अब आपको पाकिस्तानी डिशेस में क्या पसंद है? मैं बिरयानी बहुत पसंद है। बिरयानी जबरदस्त, आपको हमारे बहुत पसंद है। दुम्बे की कढ़ाई बहुत पसंद, दुम्बे की कढ़ाई और बिरयानी। देखिए बिरयानी पे तो आपकी मेरी दोस्ती होगी, आप मेरी कबीले से हैं। लोग कहते हैं कि मुझे बिरयानी दिखा के कोई किडनैप भी कर सकता है। किस तरह की बिरयानी पसंद है आपको? कोई मची सिंधी बिरयानी तो बहुत अच्छा लगे, स्पाइसी वाली। अच्छा, और ये जो लोग आपस में बहस करते हैं कि बिरयानी में आलू डालें ना डालें, आप आलू वाली? आलू पसंद नहीं है। आलू पसंद नहीं है आपको? आलू पसंद है? हाँ मुझे पसंद है। तो ये तो आप डाल देती हैं, आप खाते हैं? हाँ मैं खा लेता हूँ, ये नहीं खाती, तो इस तरह से है। लेकिन जब डालना होता है ये आलू डाल देती हैं, लेकिन ये कि इनको खुद को जो है ना वो बिरयानी में आलू पसंद नहीं है। बस अच्छा, बच्चे आप बहुत ज़्यादा अब तो उनके पास क्योंकि इतनी सहूलतें हैं, फ़ोन करते हैं, कोई होम डिलीवरी आ जाती है, माओं के लिए बड़ी मुश्किल है आजकल कि वो सब्ज़ी खिलाना चाहें या कोई न्यूट्रिशियस चीज़ खिलाना चाहें तो बच्चे फ़ौरन भूख हड़ताल पे चले जाते हैं। उसका कोई टोटका बताएं या कोई अच्छा सा तरीका बताएं कि बच्चे सब्जियां भी खाएं। मैं रोज़ाना अपने शो में मिन्नतें करता हूँ लोगों से कि प्लीज बचपन से, एक होता है ना जब बड़े होने के बाद आप कोशिश करेंगे कि यार ये खा लो, ऐसे कर लो, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए कि वो एक माइंडसेट बन चुका होता है बच्चे का। बचपन से जब छोटा बच्चा हो तो उसके सामने अगर आपको सी फूड पसंद नहीं है या आपको सब्जियां पसंद नहीं है, लेकिन आपने उनके खातिर जो है ना उनको दिखाने के लिए आपने खाकर वो करना है कि भाई ये चीज जो है ना, जब आप उसको वो करेंगे तब जाकर बच्चा भी जो है ना वो पसंद नापसंद की तरफ नहीं जाएगा। अगर आप बड़े होने के बाद बच्चा जब 10 साल का हो गया, अब आप चाह रहे हैं कि वो उसको सब्जियां खिलाएं, आप खुद भी नहीं खा रहे, आप चाह रहे हो जबरदस्ती उसको खिलाएं, तो वो नहीं खाएगा। वो आप ये देखें कि अक्सर हम बच्चों को रेस्टोरेंट्स में लेके जाते हैं, आप खुद कुछ भी खा रहे हो, बच्चे को कहते हैं कि जी ये फ्राइज खा लेगा, उसके सामने फ्रेंच फ्राइज और वही 3 पीस नगेट रख देते हैं, तो उसका कभी पैलेट डेवलप कोशिश भी नहीं करते हम, यानी कि बच्चे को अगर थोड़े से नूडल्स दे रहे हैं या कोई करी आपने दे दी है,
बच्चे ने एक दफा मना कर दिया, आपने भी फौरन जो है ना उसको कबूल चलो कर ये लिया। नहीं खाता। थोड़ा सा ट्राई करके देखें, हो सकता है बच्चा शायद वो खाना चाह रहा हो, आपने पहले से अपना माइंड सेट बना लिया है कि ये नहीं इसको बर्गर ही दूंगा, तो मैंने अपने लिए अपना वो सालन मंगवा लिया, बच्चों के लिए जो है ना वो बर्गर बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये आप बहुत अगर- इंपॉर्टेंट चीज है। हालांकि आप कोशिश करें तो बच्चे का पैलेट भी, बिल्कुल, और कई घरों में आप देखें, हमारे घर में अगर मैं देखूं तो वो बच्चे सालन भी खाते हैं, रोटी भी हाँ, खाते हैं, सब बिल्कुल चीजों की ऐसा। पसंदीदगी है, बिल्कुल, कोई ऐसा बिल्कुल। मसला है। आपकी बेटी जब छोटी थी जी, जी। तो उसको कौन से खाने ज्यादा पसंद थे? और घर में कई लोग सोचते हैं इस बारे में कि आप माशाल्लाह खुद तो दोनों शेफ्स हैं, लेकिन फिर मुख्तलिफ कल्चर्स, लोग कहते हैं ना कि अगर शादी ऐसी भी हो कि लड़की लाहौर की है और उसको कराची में रहना पड़ रहा है, तब भी उसका किचन मैनेजमेंट बिल्कुल फर्क हाँ, होती है। बिल्कुल आपके घर में कौन से खाने बनते हैं? हमारे यहाँ मुख्तलिफ खाने बनते हैं और माशाल्लाह जापानीज सी फूड सादा खाते हैं। सी फूड ज्यादा खाते हैं। और उसमें सी फूड में क्या पसंद है आपको? कुछ लोगों के लिए सी फूड सिर्फ मछली होता है, मेरे जैसे मैंने लोगों कतल के फिश लिए। पसंद है। हाँ, कटल फिश, अच्छा। कलामारी, कलामारी कलामारी है, क्रैप है, क्रैब है पसंद, प्राउंस हैं, प्राउन है सारी और फिश है। और उसको बनाते हैं आप लोग फ्यूजन स्टाइल में या पाकिस्तानी स्टाइल में? नहीं, लोग दोनों कहते तरह हैं लाहौरी मिर्च मसाले वाली हमारे fish। घर पे हफ्ते में 15 दिन में एक दफा सुशी जरूर बनती है। अच्छा। जापानीज सुशी, साशिमी वगैरह ये बनती हैं। थाई वाले खाने भी बनते हैं। ऐसा भी होता है कि रोज के खानों के बीच में से कोई 2-3 रेसिपी जो है ना वो थाई की हमने बना ली, कोई सैलेड वगैरह बना लिया, तो इस तरह थाई, जापानीज, चाइनीज, पाकिस्तानी, Fusion। वो सारा मिक्स अच्छा बन गुज़ार, जाए। अब तो बहुत आसानियाँ हैं, यानी अब हमारा एक्सेस भी है, हमारे अगर सुपरमार्केट्स में जाएं तो आपको हर दुनिया का अल्हम्दुलिल्लाह इंग्रेडिएंट मिल जाते हैं, जाता हाँ, है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन आज से 10 साल पहले, 25 साल पहले जब आप लोग साथ मूव इन जी। किए तो मुश्किल होती थी कि जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जैसे सुशी वाज अनहर्ड ऑफ, हाँ, हाँ, तो अब बिल्कुल। कहाँ से बनाएं सुशी, कहाँ से लेके आए उसके उसके लिए बिल्कुल सामान? फ्रेश आपको सी फूड चाहिए होता है, जिसके अंदर सुशी में तो इसलिए रॉ होता है, बिल्कुल। तो उसके लिए आपको बिल्कुल फ्रेश चाहिए होता है। तो यहाँ पाकिस्तान में इंपोर्टर्स हैं जो 5 स्टार होटल्स वगैरह को सप्लाई करते हैं। इत्तेफाक की बात है कि वो जो सप्लाई करते हैं वो मेरा कज़न ही है अच्छा। पाकिस्तान में, तो मैं उससे ही परचेज करता हूँ। तो एक तरह से ये जो ना सिर्फ लोगों को सिखाने में, होटल में सप्लाई, आपके खानदान ने इसमें बड़ा इनकलाब लेके आए हैं इनकलाब लेकर आप आए लोग, वाकई। ये तमाम खाने पीने के हवाले से। और एक बड़ी और इनकलाबी चीज़ें भी की हैं। आपको शायद पता ना हो कि गुलजार साहब ने एक्टिंग भी की है, और अभी हाल ही में जो इनका पैशन है फूड का, इसके हवाले से एक गाना भी है, वो गाना भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन अभी बढ़ते एक छोटे से ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद आएंगे, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहिए। जी जनाब अली, खाने से रिलेटेड हमारी कितनी ही मेमोरीज होती हैं, और वाकई अक्सर चीज़ों को तो लोग खाने के हवाले से याद रखते हैं। अक्सर आप देखें कि दूल्हा दुल्हन ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि हमारी शादी का खाना सारों को याद है, हमें तो किसी ने दिया ही नहीं, थोड़ा सा पुलाव दे दिया था, बताया ही नहीं, और क्या क्या वो जो 20-25 डिशेस का मेन्यू था हम तक पहुँचा ही नहीं, हमने सिर्फ तस्वीरों में वो देखा है। तो आप कोशिश करें कि आपकी ज़िंदगी के जो अच्छे मेमोरीज़ हैं जो खाने से जुड़ी हुई हैं, उसमें भरपूर अंदाज में उसको इंजॉय भी करें, क्योंकि कई चीज़ों का जो जायका होता है वो साल गुजर जाते हैं लेकिन आपके जहनों में रहते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ गुलजार और उनकी वाइफ रूबी। आपसे एक बात पूछनी थी गुलजार साहब, अक्सर आदमियों को, मर्द हजरात को, हमने ये कंप्लेन करता हुआ देखा है अपनी वाइफ से कि जी खाना तुमने बहुत अच्छा बनाया है लेकिन वैसा नहीं है जैसे मेरा अम्मी बनाती थी। तो वो जो अम्मी वाला खाना है वो हर जनरेशन अगर ये कह रही है कि वैसा नहीं था, तो यानी 500 साल से खाने का म्यार गिरता ही जा रहा है, इसका मतलब है। अच्छा, इत्तेफाक की बात है कि एक तो शेफ़ होना अच्छी बात है, शेफ़ के साथ शेफ़ को जो है ट्रेनिंग ही दी जाती है कि हाँ। आपने किसी भी मुल्क की रेसिपी पे अपना रिसर्च करना है, उसके हाँ। ऊपर बनाना है। इत्तेफाक की बात है, मौका ये मिला इनको कि मैं वहीं था, ट्रेनिंग अपना ख़त्म करके मैं जॉब कर रहा था, इनको पाकिस्तान आने का मौका मिल गया। तो ये मेरी वालदा के साथ जो है ना, ये तकरीबन कोई इन्होंने 5 साल गुजारे हैं। सही। तो इन्होंने 5 साल में वो तमाम चीज़ें सीख ली जो पाकिस्तानी
टिपिकल खाने होते हैं, जो निहारी, आम खाने कोफ्ते। ने, निहारी, कोफ्ते, शामी कबाब, पाए, जबरदस्त। ये सारी चीजें जो बहुत ही मुश्किल डिशेस होती हैं वो सीख ली। यानी वो और- अंग्रेजी में कहते हैं ना कि द वे टू अ मैन्स हार्ट इज थ्रू द स्टमक। हाँ, आपने बिल्कुल। उस पे पूरा फॉर्मूले पे असर किया, हाँ। आपने कहा पहले तो मैं सारे खाने बनाने सीख लूं अब ना। ये बात नहीं होती है मेरे घर पर कि, बल्कि इवन यहाँ तक कि मेरी सिस्टर्स, 2 मेरी सिस्टर हैं, उन्होंने इतना ज़्यादा पिक नहीं किया वालदा के साथ जितना इन्होंने कर लिया, इसलिए कि एक तो टेक्निकल चीज़ थी, इनके पास टैलेंट था, शेफ़ की ट्रेनिंग हुई हुई थी, तो इन्होंने जल्दी पिक कर लिया वालदा से खाने, जो मेरी सिस्टर दोनों ने और पिक उनकी नहीं कर टिप्स सकी। भी सीख ली होंगी, जैसे वो कहते हैं ना 1 कनी 2 कनी हाँ, चावल, हाँ, वो सारी बिल्कुल, चीजें। क्या करना है, किस अच्छा, वक्त। लेकिन रूबी भाभी अक्सर ये बहुत सारी खवातीन इस वक्त आपको देख रही होंगी, वो ये तो खुद जानते भी हैं, होता है ऐसे। कभी कभार करते हैं। होता है, कभी कभार नमक कम होता है, ये होता है। तो फिर आप कैसे जवाब देती हैं जब ज्यादा ये खाने पे चूं चां करें, अगर तनकीद करें तो आप क्या कहते हैं? ये अब ये पाकिस्तानी बन गई हैं। हाँ, ये वही करती हैं कि जैसे पाकिस्तान में नहीं होता कि फला चीज नहीं थी तो मैंने ऐसे कर दिया तो ऐसे हो गया। अच्छा, मेरी अम्मी जावेद का- नहीं आया था हाँ। तो वो मसाले लाया ही नहीं तो मैंने डाला ही नहीं उसमें। अच्छा, ये तो चले, ये अभी भी डिफेंसिव पे होती है कि चले कोई बात नहीं। मेरी अम्मी से कभी कोई कहे कि अम्मी आज थोड़ा सा ये खट्टा ज्यादा रखा है, ये तो अचीव करने की कोशिश की थी, ये ऐसा ही होना था। तो आप भी अब ना वो जिसको हमारे यहाँ लोकल कहते हैं डाडी हो जाए, जैसी है ना, वही बनाने की यही कोशिश की थी। ये मेरा एक्सपेरिमेंट है आज का। तो आप कभी अपनी रेसिपी के बारे में डिफेंसिव होते हैं? नहीं, मैं खास नहीं, यानी कि मैं कोशिश करता हूँ, अगर जैसे नमक कम है, हाँ। मैं बेसिकली मेरा हाथ ही नमक कम पर पे सेट हुआ सही। हुआ है। अब मैं हमेशा रेसिपी बनाता हूँ, मुझे अक्सर लोग कहते हैं यार नमक कम है, मैंने कहा नमक डाल लो, हाँ। लेकिन ज्यादा हो जाएगा, कम करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे हाथ में ये है कि मैं जब भी नमक डालूंगा तो मेरा हाथ नमक के मामले में कम ही रहा है। अच्छा, ये इसलिए कि बड़ा आपको पता है इससे- बाहर मुल्क में ना खाने बड़ा लाइट से होते हैं, नमक की क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम यूज की। हमारे कराची में खास तौर पर आप लाहौर या इस्लामाबाद में देखें, वहां पर नमक आपको थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन कराची में तो भर के डालते हैं नमक। हाँ। नमक चावल यानी कि में नमक डालते हैं। हाँ, चावलों में भी नमक डालते हैं। यानी हमें बाहर- पसंद है वो ज़्यादा तीखा, बल्कि मेरे बहुत अच्छा एक किस्सा याद आ रहा है। मेरे अब्बू बताते हैं कि जब उनकी और अम्मी की नई नई शादी हुई तो अम्मी के ख़ानदान में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बहन भाई, 6-7 बहन भाई थे, और अम्मी खाने पकाने की बहुत शौकीन थी। अब जब शादी होकर अम्मी अब्बू साथ रहने लगे तो 2 लोगों का खाना घर में बनता था, तो हर चीज़ की क्वांटिटी कम हो गई, लेकिन नमक वही 10 अफराद वाला डालती थी। तो अब्बू कहते थे वो, मैं उस वक्त मोहब्बत में मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं खा लेता हूँ। वैसे कोई मसला नहीं। आज का ये जो लफ्ज था ना, ये बड़ा, इसने मुझे बड़ा खुश किया कि वो खट्टा जो था वो मैंने रखा ही रखा नहीं। है भाई, ये तो कहा है। आप किसी चीज पे कहते हैं अम्मी आज मुझे ऐसा लग रहा है चावल थोड़े सख्त है, बेटा रखा है, ऐसा ही होना था इसको। मेरी अम्मी अगर शो देख रही होंगी आज मेरी वापस जाके बड़ी क्लास होगी, लेकिन हाँ कभी कभी ऐसे भी हो जाना चाहिए। अच्छा, आपने एक जबरदस्त सा गाना भी बनाया है जी, खाने मैंने का। अभी एक- उसकी इंस्पिरेशन क्या थी गुलजार भाई? अच्छा, फूड पर काफी अरसे से कोई गाना नहीं बना, और जैसे पुराने जमाने के गाने थे वो तो हमारे पास जो गोलगप्पे वाला आया, इस टाइप का, जरा उस वाले सॉन्ग में, हाँ। उस वाली म्यूजिक में, वो जो उस जमाने की म्यूजिक है उसके ऊपर था। सही। तो मैंने सोचा कि रैप टाइप का म्यूजिक मुझे पसंद है। वैसे मैं इसलिए कि बहुत सारे ममालिक में रहा हूँ, वहाँ पर रैप म्यूजिक और इस टाइप की म्यूजिक को बड़ा सुनता रहा हूँ मैं। मैंने कहा जब यार इतने सारे गाने बन रहे हैं तो मैं क्यों ना फूड पर कोई गाना बनाऊं। मेरा शौक था, हाँ। एक्टिंग का शौक था, वो तो मैंने कर लिया। मैंने कहा गाने का भी शौक है तो मैं ये क्यों ना अपना गाना। नहीं, वैसे लोग आपको जानते हैं, आपका जो सिग्नेचर स्टाइल है ना वो यही शोमैनशिप है, वरना लोग कहते हैं भाई खाना तो हर कोई बना लेता है, लेकिन जो एंटरटेनमेंट वैल्यू है और जो जिंदगी को भरपूर एंजॉय करने का तरीका है आपके शो में, वही आपकी देखिए ना, खासियत है। जिंदगी एक ही बार मिलती है इंसान को, बार बार मिलने वाली चीज तो है नहीं, और उसमें आप इतना ड्राई रखें अपने आप को, इतना सीरियस हो जाएं कि जिंदगी को बिल्कुल एंजॉय ही ना करें। आप थोड़ा सा हंस खेल कर भी, वो आपने सुना होगा स्कूल में एक बात, एक लफ्ज आपने सुना होगा, 2 तरीके से पढ़ाया जा सकता है, एक तो मार मार कर पढ़ाए या फिर हंस खेल कर भी पढ़ा लें। दोनों तरीके कार हैं, आप जो अपनाना चाहें अपना लें। मुझे ये तो मेरा बताइए वो जो कि- हंस खेल के हाँ। पढ़ाने वाला मामला है, बेसिकली हम टीच कर रहे हैं, सही, जो हमारा जो कुकिंग एंजॉय कर रहे हैं उसको। टीच कर रहे अब हैं, वो तो टीच या तो करने का उस्ताद मकसद- मुश्किल भी हो सकता हाँ, है हाँ, या फिर वो इंटरेस्टिंग और दिलचस्प भी बना सकता मैं है, उसको थोड़ा लेकिन सा- इतने हाँ। लोग हैं, आप देखें कि अब तो बाकायदा डेडिकेटेड चैनल पाकिस्तान में है, बिल्कुल। फिर यूट्यूब पे लोग अपना कर रहे हैं, कुकिंग क्लासेस अलग दे बिल्कुल, रहे हैं, तो
बहैसियत शेफ़ गुलजार, आप अपने प्रोग्राम में जिद्दत, लोगों को अपने तक बनाए रखना और वो जो ख़ास बात है जो आपके ख्याल में आपको दूसरों से मुनफरिद बनाती है, आपकी रेसिपीज़ को मुनफरिद बनाती है, वो क्या है? वो ये कि मैं इतने ही बजट में रहकर काम करता हूँ जितना कि आम आदमी अफोर्ड कर सके। आम आदमी का मतलब ये है कि आम आदमी, मैं उसकी नहीं कह रहा कि मैंगो पीपल हमारे जैसे। यानी कि वो ना हो कि वो इतनी ज्यादा, फर्ज करें कि एक क्रीम चीज का पैकेट मैंने डाल दिया तो वो एक क्रीम चीज का पैकेट 500-600 रुपए का है, तो पता चला कि वो मेरी एक रेसिपी जो है 2000 रुपए की बन गई। तो 2000 रुपए का कोई भी एक रेसिपी अफोर्ड नहीं कर सकता। ये सब कहने की बातें झूठ है। तो कोशिश होती है कि वो कॉन्टिनेंटल फूड हो, चाइनीज हो, थाई हो, कोई भी हो, वो इतने बजट के अंदर हो कि वो हर आदमी बना सके। अगर नहीं तो उसमें मैं ऑल्टरनेट जरूर बताता हूँ कि यार ये पासले अगर आपको नहीं मिल रहा, आप पासले तलाश करने के लिए आप जो है ना फला जगह उसकी जगह पे हरा धनिया डाल लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, यानी कि डिश आपकी तो बन गई है। हाँ। उसमें क्या चीज, असल में डिश के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है टाइमिंग। अच्छा, लेकिन खाने की टाइमिंग अगर आप इंग्रेडिएंट्स में तो हर कोई ऑल्टरनेटिव बता देता है। देखिए हमारे यहाँ बहुत बड़ी आबादी है और पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे घराने भी होंगे जिनके पास अवन नहीं है, हाँ, या माइक्रोवेव नहीं है, या कोई खास प्रेशर कुकर या कोई खास यूटेंसिल नहीं है, चॉपर नहीं होता लोगों के पास, तो उसका लोग ऑल्टरनेटिव नहीं बताते। नहीं, मैंने यहाँ अपने शो के अंदर पतीली के अंदर जो है केक बनाना, जबरदस्त, अपना फ्राई पैन पे यानी कि वो अपना पिज्जा बनाना, ये अभी एक ही बात है, ज्यादा पुरानी नहीं, बन सकता है, चीजों पे भी हो सकता है, जबरदस्त तरीका कार है, टेक्निक आपको आनी चाहिए। हर चीज हो सकती है, कोई ऐसी चीज नहीं जो नामुमकिन। ये तो बड़े ही जबरदस्त हो गया। अगर वाकई आपके घर में अवन है भी या माइक्रोवेव है भी, कभी कभार बिजली नहीं होती भाई, आप पूरी तैयारी से बैठे हैं, तमाम चीजें लेके बैठे हैं, बिजली नहीं है, अब वो नहीं चल सकता, तो ऑल्टरनेटिव हमेशा पता होना चाहिए। अच्छा, आप मुतमईन हैं जो अब माशाल्लाह लोग पढ़ के इस फील्ड में आ रहे हैं, जो ट्रेन शेफ बन रहे हैं, इदारे भी खुल गए पाकिस्तान में, कुछ उनको टिप देना चाहें कि कैसे कामयाब हो सकते हैं? नहीं, माशाल्लाह अभी बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, कुछ प्राइवेट हैं, कुछ गवर्नमेंट के इदारे हैं जो ट्रेनिंग करवाते हैं, और ज़र मुबादला कमाने का बेहतरीन ज़रिया है ये। हमारी जो सैलरीज होती हैं वो डॉक्टर इंजीनियर से ज़्यादा होती है और हमें जॉब बहुत जल्दी मिल जाती है। अभी भी आप देखें तो बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर शेफ़ के लिए वीज़ा जो है वो ओपन है, लेकिन या इमिग्रेशन ये तो ओपन आज है। तब्दीली आई है। मुझे जरा सा, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है, ये भी बताइएगा कि जब आपने सोचा था शेफ बनने उस का, वक्त तो बड़ी मुखालफत हुई थी मेरे, हाँ, इसलिए कि उस जमाने में मेरे वाले साहब इंजीनियर थे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, और वो चाहते थे कि कि वो आप इंजीनियर बने, मैं बस इंजीनियर बने, अब मैं इधर पढ़े, अब बस इंजीनियर बनकर। और लेकिन हर बच्चे की अपनी ख्वाहिश होती है। मुझे इस चीज़ में जाने का शौक़ पैदा हो गया। अब मैं जिद करने लगा तो मेरे घर वाले कहते हैं ये तो बहुत ही बुरी चीज़ है, ये तो कोई इसका कोई तरीका नहीं होता, ख़ानदान का नाम जो है ना वो आप बदनाम करोगे, और ये जो जुमला हम अक्सर सुनते हैं, लोग क्या कहेंगे। अभी भी मेरे फैमिली में पूरे ख़ानदान में शेफ़ कोई भी नहीं है, मैं वाहिद शेफ़ हूँ अपने। लेकिन अब तो बड़े फख्र से बताते होंगे ना कि हम रिलेटेड है। पता है वो जो शेफ़ है ना वो मेरे मामू हैं। जी ऐसे ही है, सीरियसली अब ऐसे ही है कि मेरे फैमिली के बहुत सारे मेंबर। लेकिन आपको नहीं पता है कि ना सिर्फ आपके प्रोग्राम ने, आपने 15 सालों में जो मुख्तलिफ चैनल्स पे काम किया, जो रेसिपीज़ लोगों तक इंट्रोड्यूस की, आपने कितने लोगों को इंस्पायर किया। वही बात है कि हमारा जो एक अच्छा सा प्रिपेयर किया हुआ मील होता है वो बहुत सारी यादगार मेमोरीज भी बनाता है, साथ साथ जिस तरह आपने कहा कि लोगों को इंस्पायर किया है। इन्होंने तो वो मुश्किलें झेल ली जब लोग कहते थे लोग क्या कहेंगे, मुश्किलात है, नहीं ख़ानदान का नाम ख़राब हो जाएगा, लेकिन अब कितनों के लिए ये राह खुल गई है कि आपको देख के इंस्पायर। मैं एक बात कहूँगा कि मुझे जब खुशी होती है जब कोई खातून फ़ोन करके मुझे ये कहती हैं कि आपको अल्लाह ताला खुश रखे कि आज मेरी बेटी की जो शादी हुई है, और शादी होने से पहले मैंने उसको आपकी वीडियोस वगैरह भेजी सऊदी अरब में या कहीं और, या हमने सीखा शादी से पहले, तो हमने जो है ना ये सीखने के बाद आज माशाल्लाह हम ससुराल में अपनी, वो अंदर से मुझे जो है ना एक अल्लाह ताला एक और ताकत देता है मेरे अंदर कि मैं जो है ना, और इसलिए मैंने इसके अलावा हम अक्सर कहते हैं कि एज अ कौम ना हमें तारीफ करनी चाहिए। आज का हमारा पूरा शो खुशियों पे, अच्छी खबरों पे मुश्तमिल था। आज का कंटेंट मुझे बहुत पॉजिटिव करता है, दैट्स द वे वी शुड स्टार्ट इट। और आज मेरे गेस्ट जो इतने ज़बरदस्त पॉजिटिव थे, बहुत बहुत शुक्रिया गुलजार, बहुत बहुत शुक्रिया रूबी भाभी फॉर बीइंग हियर। और इसी तरह अल्लाह ताला आपको हंसता मुस्कुराता रखे, ज़बरदस्त सी आप रेसिपीज़ लेके आएँ, सीखने सिखाने का ये अमल और खुशियाँ बिखेरने का ये अमल जारी रहे। इसी के साथ मुझे और आज पाकिस्तान की पूरी
टीम को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।